तो यार तुम लोग के रिक्वेस्ट पे कि ऐड आने की वजह से चैप्टर्स को देखने में परेशानी हो रही है, तो मैंने जितना भी चैप्टर बनाया है फुटप्रिंट विदाउट फीट का, वो सारे एक साथ मिला के डाल दिया इस वीडियो में। तो एंजॉय करो और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं तुमसे एग्जाम के बाद। हमें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए? 2-4 लोग जो हमें समझे, प्यार भरी 2-4 बातें करे और हो सके तो जब जरूरत पड़े हमारे साथ रहे। ऐसे ही लोगों को तो हम कहते हैं द स्पेशल वन या फिर अपने लोग। बट क्या हो अगर तुम्हारे अपने लोग तुम्हें जज करना शुरू कर दे, तुम्हारे कमियों को सुधारने की जगह उनका मजाक बनाए। ऐसा ही कुछ होता है हमारे भोली के साथ। उसके अपनों ने उसे इग्नोर किया, उसके कमियों का मजाक उड़ाया। हम देखेंगे आज का चैप्टर क्लास 10 इंग्लिश का भोली। बट उससे पहले मैं हूं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी। निकल चुका हूं स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूं बट वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो करते हैं शुरू। स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और मेन कैरेक्टर सुलेखा, जिसे लोग भोली कहते थे। इंग्लिश में कहते हैं इसे सिंपलटन, जिसका मतलब होता है ऐसा इंसान जिसे आसानी से बुद्धू बना दिया जाए। फिर दूसरा कैरेक्टर रामलाल, भोली का पप्पा है और गांव का नंबरदार है। कह सकते हो गांव का सरपंच, जिसका काम था अंग्रेजों के लिए टैक्स कलेक्ट करना आम लोगों से। रामलाल के थे 7 बच्चे। 3 लड़के थे जिन्हें शहर में पढ़ने के लिए भेजा गया था और 4 लड़कियां थी। लगता है किसी ने रामलाल को ये चीज़ बताया नहीं कभी। देखिए, हमारी डीएम मैडम को देश की बढ़ती आबादी की बहुत चिंता है, इसलिए उनका मानना है कि 2 बच्चे मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर। खैर, लड़कियों के बारे में बात करते हैं। बड़ी लड़की थी राधा, जिसका शादी हो चुका था। दूसरी लड़की थी मंगला, जिसका शादी फिक्स हो चुका था। तीसरी चंपा, जिसका शादी उसके बाद ही होना था। और सबसे छोटी थी हमारी भोली, जिसका असली नाम तो सुलेखा था, बट सब उसे मैंने बताया कहते थे भोली। अब तुम्हें शायद ये लग सकता है कि सुलेखा को सब लोग भोली क्यों कहते थे। क्या कोई प्रॉब्लम था उसके साथ? हाँ देखो, 3 प्रॉब्लम था। जब वो 10 महीने की थी तो बच्चों का जो खेलने वाला बिस्तर होता है ना, पालना या जो भी तुम कह लो, वहां से वो गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके सर पे चोट मिला था और माना जाता है कि इसकी वजह से उसका जो ब्रेन का एक पार्ट है वो डैमेज हो गया था मे बी। फिर जब वो 2 साल की हुई तो वो देखने में प्यारी थी, सुंदर थी, बट उसे होता है स्मॉल फॉक्स, जिसके कारण उसके चेहरे पे काले काले धब्बे हमेशा के लिए रह गए और जिसकी वजह से वो देखने में उतनी प्यारी, उतनी सुंदर नहीं लगती थी। और आखिरी चीज, जब वो बड़ी हुई तो उसके साथ एक प्रॉब्लम होता है यार, वो हकला के बोलती थी बातें। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। और इन सारी चीज़ों से हमारा रामलाल हमेशा ही भोली को लेके परेशान रहता था कि ना भोली देखने में ठीक ठाक है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक है नहीं। ये तो था कैरेक्टर्स के बारे में। कहानी में बढ़ते हैं। हमारी कहानी का शुरुआत तब होता है जब भोली 7 साल की थी। उसकी बहन मंगला का शादी हो चुका था और उसी समय गांव के अंदर में एक प्राइमरी स्कूल खुला था, जिसका ओपनिंग सेरेमनी पे आया था तहसीलदार साहब। अब तहसीलदार यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर कह सकते हो। देखो, नंबलदार जो होता है वो गांव का सरपंच होता है, हेड होता है, जो कि टैक्स कलेक्ट करता था आम लोगों से और कलेक्ट करके देता था तहसीलदार को। और ये तहसीलदार था रेवेन्यू ऑफिसर, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करके अंग्रेजों तक पहुंचाता था। तो यही था ये सीन। अब इस ओपनिंग सेरेमनी में तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा कि देखो रामलाल, तुम हो गांव के सरपंच और हमारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव। तुम्हें अपने लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए ताकि गांव के अंदर में एग्जाम्पल सेट हो कि गांव का जब सरपंच स्कूल भेज सकता है लड़कियों को, तो हम क्यों नहीं भेज सकते। अब देखो, वहाँ प्रॉब्लम ये था कि गाँव के लोगों का मानना था कि लड़कियों को स्कूल अगर भेजा ना तो उनका शादी नहीं हो सकता। तो अब हमारे रामलाल गिर गए धर्म संकट पे। ना वो तहसीलदार साहब को मना कर सकते थे और ना वो अपने लड़कियों को स्कूल भेज सकते थे। अब इस प्रॉब्लम को उसने अपने पत्नी को बताया और उसके पत्नी ने कुछ ऐसा कहा, हाँ तो आप भोली को काहे स्कूल नहीं भेज देते? वैसे भी उस बदसूरत और कमकल लड़की से कौन ही शादी करेगा? पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? अक्ल है? अबे ये औरत कैसी है यार, अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोचती है। इसे देखने के बाद ना अब तो मुझे लगता है कि मेरी हिटलर मॉमी ठीक है, जो भी है जैसी है इससे तो अच्छी है। रे बाबा, रे बाबा, रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। अब अगले दिन रामलाल तैयार हुई भोली के साथ स्कूल जाने को। बट हमारी भोली थी भोली, उसे थोड़ी पता था कि स्कूल क्या होता है। उसे लगा कि कुछ दिन पहले जो उसकी गाय लक्ष्मी थी, जिसे शहर में लेके जाके बेच दिया गया, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, तो वो जाना नहीं चाहती थी। अब इससे हमारे रामलाल जी को थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा, अरे पागल लड़की, क्या हुआ है तुझे? मैं तो तुझे स्कूल ही लेके जा रहा हूँ। अजी सुनते हो, इसे कोई ढंग के कपड़े उपड़े पहनाओ, वरना स्कूल के मैडम लोग हमारे बारे में क्या ही सोचेंगे। देखो, आज का दिन हमारे भोली के लिए थोड़ा खास था। उसने कभी जिंदगी में नए कपड़े तो नहीं पहने थे, हमेशा ही उसके बहनों के जो पुराने कपड़े होते थे, गंदे धुले मैले, उन्हें पहना करती थी। बट आज, क्योंकि आज वो स्कूल जा रही थी, तो उसके बहन चंपा के कपड़े
जो चंपा को फिट नहीं होते थे वो उसे मिले। उसे ढंग से नहा धोआ के तैयार करा गया और स्कूल लेके जाके हेडमास्ट्रेस के पास छोड़ दिया गया। अब इमेजिन करो वो दिन जब तुमने पहली बार स्कूल के अंदर में एंटर किया था, अपनों से दूर, अपने मम्मी से दूर, अपने पापा से दूर, अनजान लोगों के साथ अनजान दोस्त बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, राइट? मेरा हाल तो बहुत ही गंदा था। आज भी मेरी मॉम कह के मुझे चिढ़ाती है। क्लास के अंदर में एंटर करने के बाद जैसे ही मॉम चली जाती है ना, मैं जो रोना शुरू करता हूँ ना भाई, मिट्टी में गिर गिर के रोता हूँ। कोई मुझे संभाल नहीं पाता है। ना चाहते हुए आखिर में मैम को, मेरी मॉम को बुलाना होता है और फिर हम घर चले जाते हैं। ऐसा करके कि 5 दिन लिटरली, और ऐसा कर करके 5 दिन लिटरली यही होता है। क्लास के अंदर मैं एंटर करता हूँ, पागल की तरह रोने लगता हूँ और आके मॉम फिर मुझे लेके चली जाती है। खैर मैं तो बहुत बड़ा डरपोक था, बट भोली देखो डरी तो हुई थी, आंखों में डर था उसके, बट वो चारों तरफ देख रही थी। कई सारे क्लासरूम्स थे जिनके अंदर में कई सारे लड़कियां, कोई लिख रहा था, कोई पढ़ रहा था। हेडमिस्ट्रेस ने भोली को क्लास के एक कोने में बैठा दिया। हमारे भोली को स्कूल क्या होता है वो चीज़ तो पता नहीं था, बट हाँ वो खुश थी क्योंकि उसके सामने कई सारी लड़कियां, कोई पढ़ रहा था, कोई लिख रहा था। उसे लगा कि इनमें से कोई एक तो उसका दोस्त बनी जाएगी, जैसे हम सबको भी लगता है, राइट? पहला दोस्त, आई डोंट नो तुम लोगों को पहला वो दोस्त याद होता होगा कि नहीं होगा, या तुम्हारे साथ हो आज भी वो, बताना कमेंट्स में। क्लास के अंदर में एक लेडी टीचर एंटर करती है और बच्चों को कुछ पढ़ाने लगती है। बट हमारा भोली का तो पहला दिन था ना, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या पढ़ा रहा है। वो चारों ओर क्लास के देख रही थी और उसने क्लासरूम के दीवारों पे कुछ पिक्चर्स देखा। लाइक एक ब्राउन हॉर्स दिखा उसे, जो उसके जो तहसीलदार साहब थे उसके हॉर्स जैसा ही था। एक काली बकरी का पिक्चर जो कि बिल्कुल उसके पड़ोसी की बकरी की तरह ही दिख रही थी। एक हरा तोता जो कि उसके आम के बगीचे में जो तोते आते थे उसी की तरह था। और एक गाय का पिक्चर जो कि बिल्कुल उसके लक्ष्मी की तरह दिख रहा था। वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर ही रहा था। अचानक से एक मैम उसके पास आती है और कहती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? भो 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 अब जो वो हकला रही होती है ना, तो क्लास के जो बच्चे थे वो उसके ऊपर हंस देती है। तुम्हें तो पता ही है ना, क्लास के बच्चे तो हरामी होते हैं। बात बात में या दोस्तों का बेइज्जती तो करना है ना भाई, तो उसके साथ भी बेइज्जती हो चुका था, बट इसके वजह से वो रो देती है। एंड देन थोड़ी देर में स्कूल का घंटी बजता है और जितने भी लड़कियां थे वो दौड़ दौड़ के अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। बट हमारा भोली बहुत अपसेट, बहुत दुखी एक कोने पे बैठा हुआ था। अब वो लेडी टीचर वापस आई और उससे पूछा, बेटा उठो, अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बहुत ही मीठे और प्यारे वाले वॉइस में। यार तुम्हें तो पता ही होता है ना, इंग्लिश वाले टीचर कितने क्यूट होते हैं। ऐसे तरीके से भोली के साथ कभी किसी ने बात नहीं किया था जिस तरीके से उस टीचर ने बात किया था, जिसकी वजह से हमारी भोली अंदर से अच्छा फील कर रही थी, कंफर्टेबल फील कर रही थी। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना यार, अगर तुमसे कोई प्यार वाली बातें कर ले तुम कितना अच्छा फील करते हो, कितना कंफर्टेबल फील करते हो उसके साथ, राइट? भो 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 हाँ हाँ बेटा कोशिश करो बोलने की, चलो चलो। भो 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 भोली, बहुत अच्छा बेटा। अपने डर को दिल से निकाल दो और बोलने की कोशिश करो, फिर तुम भी सबकी तरह बोलने लगोगी। सही में? हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर रोज़ स्कूल आना पड़ेगा। ये लो इस किताब को पढ़ना, इसमें कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरियों का पिक्चर्स है और उसके साथ नाम भी है। तुम 1 महीने में इस किताब को ख़त्म करो, फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ी किताब दूंगी और फिर तुम उसे भी कंप्लीट कर लोगे, फिर मैं उससे भी बड़ी किताब दूंगी। ऐसे करते करते तुम गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी और फिर तुम बिना डरे बोलने लगोगी। सो क्यूट भाई यार, ऐसी टीचर तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। इतनी अच्छी टीचर कैसे ही हो सकता है कोई। मुझे मेरी क्लास 12 की इकोनॉमिक्स मैम का याद आ गया। नई नई पोस्टिंग हुई थी उसकी। प्री बोर्ड तो तुम्हें पता ही है बेकार का होता है, कोई काम तो होता नहीं है प्री बोर्ड का, और मैं पढ़ा भी नहीं था उस समय, तो मैंने लेटर लिख के दे दिया था मैम को। उसके बाद बहुत ज़्यादा सीन हो गया था। इस वीडियो में बात नहीं करते उसके बारे में, किसी और वीडियो में बात करेंगे। हम बढ़ते स्टोरी पे। पता नहीं मैं ऐसी चीज़ें क्यों ही करता हूँ, बट उस समय मोटिवेशन आ जाता है यार, समझो। खैर स्टोरी पे बढ़ते हैं। अब उस दिन के बाद समय बीतता है। जो एक समय गांव हुआ करता था अब वो छोटा एक शहर बन चुका है। गांव के अंदर में जो प्राइमरी स्कूल हुआ करता था अब वो हाई स्कूल बन चुका है।
और एक ऐसी ही रात को बिशंबर अपने पत्नी से ये डिस्कस कर रहा होता है, क्या हमें बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, तो इसमें सोचने की क्या बात है, हाँ कर दीजिए। इससे अच्छा रिश्ता कहाँ ही मिलेगा हमारी भोली को। पति का इतना बड़ा दुकान है, अपना घर है, सुना है हजारों रुपया बैंक में है, और साथ ही साथ दहेज तक नहीं ले रहे। पर वो तो मेरी ही उम्र का है, ऊपर से वो लंगड़ा भी है। उसकी जो पहली पत्नी थी उसके बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, 45 हो या 50, लड़कों का कोई शादी करने का एज नहीं होता। वैसे भी हम बहुत खुशकिस्मत है कि वो दूसरे गांव का है, उसे तो पता भी नहीं है हमारी भोली के मुंह में दाग धब्बे है, और वो दिमाग से भी कम अकल है। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? अक्ल है? अगर हम इस रिश्ते को ठुकरा दे तो फिर हमारी भोली ऐसे ही कुंवारी रह जाएगी। हाँ, पर मैं सोच रहा था कि हमारी भोली क्या बोलेगी। वो क्या बोलेगी, वो तो गूंगी गाय जैसी है। अब ये सारी बातें जो रामलाल अपनी पत्नी के साथ कह रहा था, घर के कोने में बैठे भोली ये सारी चीजें सुन रही थी। भाई साहब, दुख दुख दुख, जिधर देखो ना भाई साहब एक ही चीज दिखता है, दुख। काश कोई हमारे जिंदगी में डोरेमोन बन के आता और जिंदगी संवार देता, एक नई बहार देता। सही बात है। खैर, मैं ये बता रहा था कि वो जो दिन था जिस दिन भोली पहली बार स्कूल गई थी, उसके बाद सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है कई सालों बाद, जब भोली बड़ी हो चुकी थी, उसका उम्र हो चुका था शादी करने का, और कोई बिशंबर नाम का बुड्ढा था जो कि भोली से शादी करना चाहता था। और भोली का माँ और बाप ये डिस्कस कर रहा था कि भोली को शादी दे या ना दे। डिस्कस क्या यार, माँ को तो देख के नहीं लगा वो डिस्कस कर रहा था, बट जो भी हो उसकी शादी का बात चल रहा था, ठीक है। अब देखो आगे होता है क्या। अब कुछ दिन बीतते हैं और वो दिन आता है जब अब भोली का शादी होने वाला था बिशंबर नाथ से, वही बुड्ढा। क्या कहो यार। अब बिशंबर नाथ धूमधाम से अपना बारात लेके आता है, उसकी फैमिली, उसका फ्रेंड्स सब आते हैं उस बारात में, और जैसा एक टिपिकल इंडियन शादी होता है जहाँ बाराती आता है डांस वांस फुल इंडियन म्यूजिक के साथ। मुझे एक चीज़ बताओ, 50 साल का ये बुड्ढा इस उम्र में जहाँ उसे केदारनाथ जाके अपने पापों के प्रायश्चित करना चाहिए, इस उम्र में उस बुड्ढे को जवानी चढ़ा हुआ है, शादी करने आया हुआ है भाई, धूमधाम। क्या चल रही है यार। और ये सारी चीज़ें देख के रामलाल काफ़ी खुश था, बट उसकी जो बहनें थी ना, वो इतना धूमधाम से शादी हो रहा था भोली का, ये चीज़ देख के थोड़ा जलस फील कर रहा था। अब दूल्हा मंडप पे तैयार था, पंडित जी ने कहा बुलाइए लड़की को, और हमारी भोली लाल कपड़े, लाल साड़ी, लाल दुपट्टे में मंडप पे आ चुकी थी। अब बिशंबर के पास ही बिशंबर का एक दोस्त खड़ा हुआ था, जिसने बिशंबर से कहा, भाई बंदी आ चुकी है, शादी नहीं करना क्या तेरे को, बरमाला पहना, नहीं करना है तो भाई मैं कर लेता हूँ। अब किसी ने भोली का घूंघट थोड़ा उठा दिया ताकि वरमाला पहनाने में आसानी हो, बट जैसे ही उठाया तो बिशंबर का चेहरा देखने लायक था। चेहरे में जो काले धब्बे थे वो बिशंबर नाथ ने देख लिए थे। अब वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। उसके दोस्त ने कहा, भाई रहने दे, कर ले, तू भी कौन सा जबान है, कर ले कर ले। बट बिशंबर नाथ भोली के चेहरे पे ये काले धब्बे देखने के बाद उसे शादी नहीं करना चाहता था। अब बिशंबर नाथ एक ही शर्त पे शादी करता, अगर उसे 5,000 रुपया दहेज पे मिलता तब। अब जैसे ही बिशंबर नाथ ने ये चीज़ कहा, रामलाल ने अपने पगड़ी उतार के उसके पैरों पे रख दिया। देखो, एक बेटी का बाप का सबसे बड़ा इज्जत उसके पगड़ी में होता है। अब जब वो उठा के उसके सामने रख देता है और हाथ फेरा के ये कहने लगता है कि मेरे पास 2,000 रुपया, ये ले लो और शादी कर लो। बट बिशंबर नाथ तैयार नहीं था इस चीज़ से। उसने सीधा कह दिया, या तो 5,000 रुपया दो या हम वापस चले जाएंगे। बाप के पास कोई ऑप्शन थोड़ी होता है। अब कैसे तैसे वो मैनेज करता है और 5,000 रुपया उसके पैरों पे फेंक देता है। अब जैसे बिशंबर नाथ को पैसे मिलते हैं, बिशंबर नाथ एक लालची और हैवानियत भरे चेहरे से हंसी देता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। अबे साले, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, इस 50 साल के बुड्ढे को किस बात के 5,000 रुपये चाहिए शादी करने के लिए, वो भी जवान लड़की को यार। मतलब भाई सुन, मैं बता रहा हूँ तेरे को, तेरा जो ये चेहरा है ना, ऐसे मैं अगर प्रिंट आउट करके लेके जाके समोसे की दुकान में भी जाऊँ ना भाई, वो समोसा वाला तेरा चेहरा देख के मुझे 2 समोसा तक नहीं देगा भाई। समझ रहा है ना, तेरा चेहरे का कीमत 2 समोसे का है और तू साले दहेज मांग रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
अब जैसे बिशंबर भोली के गले पे वरमाला पहनाने वाला होता है, भोली उसे रोक देती है, जिस वजह से वो वरमाला सीधा जाके उस मंडप के अंदर में जो आग था उसके अंदर गिरता है। और पहली बार अब भोली ने ऐसा कुछ कह दिया था जिसके बारे में उस शादी में आए हुए किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पिताजी, आप पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस इंसान से शादी नहीं कर रही। उस शादी में आए जितने लोग थे, चाहे वो भोली का बाप हो, माँ हो, भोली का बहन या भाई या पड़ोसी रिश्तेदार, सब वो देख के सदमे में थे कि कैसे भोली बिना अटके बिना रुके बोल पा रही है। और इसी बीच भोली का बाप ये कहता है, भोली कम से कम हमारे इज्जत के बारे में तो सोच। आपकी इज्जत की खातिर ही तो मैं इस बूढ़े और लंगड़े इंसान से शादी करने जा रही थी, लेकिन ऐसे लालची और मतलबी इंसान को मैं अपना पति नहीं मान सकती। उस शादी में आए कुछ लोग फुसफुसा रहे थे भोली के बारे में कि कैसी बेशरम लड़की है। हाँ, कैसी बेशरम लड़की है। हम सब ने तो सुना था ये गूंगी गाय है, अभी देखो। हाँ आंटी, आप सबको ये लगता है ना कि मैं गूंगी गाय हूँ, इसलिए आप मेरा हाथ इस जानवर के हाथ में दे रहे थे, लेकिन अब मैं वो गूंगी गाय हूँ जिसने बोलना सीख लिया है। और कुछ सुनना चाहते हैं आप सब? अब देखो, भोली का ऐसा दुर्गा माँ का रुद्र अवतार देखते हुए हमारे विशंबर नाथ का तो फट गया था भाई। अब उसे पता चल चुका था कि अगर मैं और रुका ना तो अपने ही शादी में पेला जाऊंगा, तो उससे अच्छा मैं चला ही जाता हूँ। तो विशंबर नाथ ने अपना समझदारी का इस्तेमाल करते हुए पतली गली की ओर निकल दिया और रामलाल भोली से अब कहता है, पर बेटी अब तुम्हारा क्या होगा? अब ना कोई तुमसे शादी करेगा, अब क्या होगा तुम्हारा? पिताजी, आप चिंता मत करिए, आप और माँ जब बूढ़े हो जाओगे तो मैं आप लोगों का देखभाल करूंगी और मैं वही स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पे मैंने पढ़ना सीखा था, है ना मैम? अब ये सारा ड्रामा जो भी शादी का चल रहा था, ये कोने में बैठे हुए भोली का जो मैडम जो पहली बार उससे मिली थी, जिसने उसे बोलने के लिए इनकरेज किया था, वो एक कोने में खड़े होके ये सारी चीजें सुन रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स। और भोली की टीचर की आंखों में दिख रहा था वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन जो एक मास्टरपीस बनाने के बाद एक क्रिएटर फील करता है। लाइक देखो, कभी तुमने केक ट्राई किया है खुद से बनाने का, और बनने के बाद चाहे कैसा भी बनाओ तुम्हें खुशी फील होता है ना, कुछ ऐसा ही फील हो रहा था उसके टीचर को, क्योंकि अब भोली समझदार हो चुकी थी, बहादुर हो चुकी थी और उसने अब बोलना सीखा था, बिना डरे, बिना घबराए और बिना हकलाए। कभी सोचा है तुमने क्या हो अगर एलियन अर्थ पे अटैक करने का सोचे, बट उनका लीडर एक नंबर का गांडू हो, आके अर्थ में अटैक करने से पहले एक किताब पढ़े, जिसके बाद उन्हें पता चले कि अर्थ वाले तो बहुत खतरनाक है। सो आज का हमारा स्टोरी है क्लास 10 इंग्लिश का एक छोटा सा प्ले, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अब वो कौन सा किताब था जिसने एलियंस को बताया कि अर्थ वाले तो बहुत खतरनाक है? वो तो हम स्टोरी में देखेंगे, बट उससे पहले मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीबी, निकल चुका हूँ एक स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट वो चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। और तुम लोगों को तो पता ही हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है rather than हार्ड वर्क। तो आओ करते इस चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम वो लियोनार्डो दा विंची के पर पोते। कैरेक्टर्स की बात करते हैं। इस प्ले के अंदर में टोटल 6 कैरेक्टर्स है। पहला एक हिस्टोरियन जो कि बता रही होती है कि किस तरीके से एलियंस ने अर्थ के अंदर में अटैक करने की कोशिश किया। दूसरा द ग्रेट माइटी थिंक टैंक, नाम पे मत जाना, कोई जीनियस नहीं है, हाँ एलियंस लोग का लीडर था बट एक गांडू कह सकते हो तुम। फिर तीसरा कैरेक्टर है नूडल, अब इसे तुम एक जीनियस कैरेक्टर कह सकते हो लाइक मी। ओ सॉरी, अपना तारीफ नहीं करना होता वीडियो में। ओ ठीक है, ये तो ऑफ द स्क्रिप्ट हो गया, नहीं ये नहीं करना होता है। फोर्थ कैरेक्टर जो कि एक फीमेल है, कैप्टन ओमेगा। एंड फिफ्थ कैरेक्टर लेफ्टिनेंट आयोटा जो कि एक फीमेल है फिर। और आखिरी कैरेक्टर सार्जेंट। भाई नाम गलत रख दिया इन्होंने, देखो ये एक मेल है, लिटरली कहते हुए मुझे शर्म लग रहा है। जिसका रखना चाहिए था ना, उन्हें तो फीमेल वाला नाम दे दिया, और जिसका नहीं रखना चाहिए था ना, उसका नाम मेल वाला रख दिया। खैर कुछ नहीं कर सकता, हम स्टोरी पे सीधा बढ़ते अभी। सो हमारे कहानी का शुरुआत होता है आज से 400 साल बाद फ्यूचर के अंदर में। कुछ ज्यादा नहीं हो गया समय, कुछ ज्यादा आगे चले गए हम, बट कोई ना। जगह है एक पुराना म्यूजियम, नाम है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जहाँ एक हिस्टोरियन प्रोजेक्टर पे दिखाते हुए 20th सेंचुरी जो कैसा था नहीं था उसे बता रही होती है। गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में और मेरे डिपार्टमेंट में। क्या आपको पता है 20th सेंचुरी को द एरा ऑफ बुक कहा जाता है?
क्योंकि उस समय हर एक छोटी से छोटी चीज के ऊपर किताबें पाया जाता था जिसे लोग पढ़ते थे और उसके बारे में जानते थे। अब ऐसा ही एक किताब हमारे अर्थ को बचाता है मार्शियन इन्वेजन से इन 2040। अब आप सबको लग रहा होगा कि ये कौन सा किताब है, क्या नाम है उस किताब का। इसे जानने के लिए हम अब स्टोरी पे चलते हैं। वाह भाई वाह, कहानी के अंदर कहानी, क्या बात है, क्या बात है। तो हमारी कहानी का शुरुआत होता है एक स्पेसशिप जो कि अर्थ से दूर बट मार्स के पास, एक मार्स स्पेस कंट्रोल से। पास ही में एक साइन बोर्ड जहां लिखा हुआ है कि यह है मार्स स्पेस कंट्रोल। और यहाँ कौन पाया जाएगा तुम्हें पता है, द ग्रेट माइटी थिंक टैंक। और अगर आपको इस स्पेस कंट्रोल के अंदर आना है, एंटर करने से पहले सिर झुकाए फिर अंदर आए। खैर ये साइन बोर्ड को दूर में रखते हैं। इस मार्स स्पेस कंट्रोल के अंदर में थे 2 मार्शियन। अब देखो कंफ्यूजन मत होना, मार्शियन और अर्थलिंग क्या है। मार्शियन यानी इस स्टोरी में कहा गया है जो एलियन मार्स से अर्थ को अटैक करने आने वाले हैं, वो है मार्शियन। और अर्थलिंग्स यार हम लोग है, अर्थ में रहने वाले लोग। खैर जो पहला एलियन है वो है मार्शियन का लीडर जिसका नाम है द ग्रेट माइटी थिंक टैंक। तो इन शॉर्ट थिंक टैंक कह सकते हो, जो देखने में एकदम अंडे की तरह है बट उसे तो लगता है कि वो बहुत हैंडसम है। आई डोंट नो क्यों, बट अब उसे लगता है तो लगता है ना यार, ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को हम क्या ही कह सकते हैं। और उसी के पास खड़ा हुआ है एक दूसरा एलियन जिसका नाम है नूडल। अब देखते हैं इन दोनों के बीच एक कन्वर्सेशन चलता है, वो क्या है नहीं है। ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, इस ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमानी और शक्तिशाली प्राणी, क्या ऑर्डर है आपका। नूडल झुक के तो तुमने सलाम किया ही नहीं, दोबारा करो। हाँ जरूर सर जरूर। ओ माइटी थिंक टैंक, इस यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली और पावरफुल क्रीचर, मार्स के शासक, क्या हुक्म है आपका। हाँ अब बढ़िया था नूडल, मैं चाहता हूँ कि तुम कम्युनिकेशन बैठाओ उस स्पेसशिप के साथ जो इस छोटे से प्लैनेट पे गया हुआ है। क्या नाम था उस प्लैनेट का। अर्थ माय लॉर्ड। हाँ हाँ ऑफ कोर्स अर्थ, बिल्कुल ही बेकार सा जगह, बट इससे पहले एक आईना लेके आओ, हम उससे बातें करेंगे, कंसल्ट करेंगे। जैसी आपकी मर्जी सर। हे आईने, तू ये बता कि इस ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान कौन है। आप सर। हाँ, ये क्या तरीका था, इतने धीरे धीरे, अगली बार इतने धीरे धीरे नहीं। अब उस आईने को देखते हुए जो मार्शियन लीडर था द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, वो कहने लगता है कि देखो हम मार्शियन तो कितने हैंडसम है, अर्थ वालों की तरह नहीं है जिनका दिमाग और सर बहुत ही छोटा होता है। अरे सब ये कौन सा सेंस है बताओ, दिमाग बड़ा होता है तो क्या अकल भी बड़ा होगा। जरूरी नहीं है ना भाई, तुम्हें तो पता है ना ह्यूमन आर द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर राइट नाउ। हाँ बट अभी उसे लग रहा है कि मार्शियन लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर है और स्पेशली वो तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब भाई मैं इस माइटी थिंक टैंक को बस इतना ही कहना चाहूंगा, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो या सांप पाल लो, कुछ भी पाल लो बट गलत फहमी मत पालो यार। ये क्या तरीका है, ऐसे वैसे हग रहे हो तुम। खैर आगे बढ़ते हैं। अब वो नूडल को कहता है कि अगर तुम भी इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो थोड़ा एक्सरसाइज करो, तुम्हारा सर भी मेरी तरह बड़ा हो जाएगा और तुम भी एक इंटेलिजेंट क्रिएचर बन जाओगे। चलो नूडल, अब हमारा कांटेक्ट करवाओ उस स्पेसशिप के साथ जो चुपके से अर्थ पे जाके अर्थ के बारे में पता कर रहा है। मैं लंच करने से पहले चाहता हूँ कि इस पुराने से गोले अर्थ को इन्वेट कर लूँ। हाँ जरूर सर। अभी देखो आगे सीन शिफ्ट होता है और अर्थ के अंदर में एक सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर 3 मार्शियन आए हुए थे। तो नाम याद होता होगा इन तीनों का, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सार्जेंट उप्स। तीनों लाइब्रेरी की किताबों को इस तरीके से देख रहे थे, इस तरीके से देख रहे थे जैसे वो किताबें ना हो भाई, उनके एक्स के याद थे कंधे, जिसे देख के उनका गांड सच में फट रहा था। अब देखो उनके गले पे एक लॉकेट था, इस लॉकेट के साथ वो कम्युनिकेट कर सकते थे डायरेक्टली जो मार्स में बैठे हुए मार्स स्पेस कंट्रोल था उनके साथ। अब देखो थोड़ी देर में उस लॉकेट के साथ मार्स स्पेस कंट्रोल के साथ एक कम्युनिकेशन बैठता है जहां नूडल और अब ये तीनों बात करने लगते हैं। हेलो हेलो, दिस इज मार्स स्पेस कंट्रोल, कैप्टन ओमेगा अपना लोकेशन बताइए। हाँ नूडल भैया, 8 में तो पहुंच गया लेकिन कौन सा जगह है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे लेफ्टिनेंट आयोटा, तुमको कुछ बुझा रहा है हम कहाँ पे है? अपने को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है, क्या है ये सब। अपन सारी चीजों को खुरेद मुरेद के देख चुका है पर समझ ही नहीं आ रहा है कि है क्या साला। अपन को लगता है ये कोई स्टोरेज फैसिलिटी होता हुआ जहाँ सामान वामान रखते हैं लोग। ए तेरे को क्या लगता है वे सार्जेंट उप्स? अरे आमी की बोलबो, 60 गैलेक्सी घूम लिया पर ऐसा जगह कोई नहीं देखा। ये सामान लोग को देख के लगता है माथा में पहनने वाला टोपी होगा, शायद इसको पहन के दुनिया में लोग बांग्ला डांस करता है। लगता है ये हमें द ग्रेट माइटी थिंक टैंक से ही पूछना पड़ेगा, वही इतना बुद्धिमान है, वही बताएंगे।
अरे ये तो बहुत आसान सा चीज है ओमेगा। हाथ पे एक सामान उठाओ और थोड़ा पास लेके आओ ताकि मैं देख पाऊँ क्या है वो चीज। मैं समझ गया, ये पक्का कोई खाने वाला चीज है। ये अर्थ में रहने वाले लोग तो एक नंबर के खौरे हैं। तो ये जगह पक्का कोई खाने पीने वाला जगह होगा। और तुम्हारे हाथ में जो वो चीज़ है ना, वो शायद कोई सैंडविच होता होगा, क्योंकि अर्थ में रहने वाले लोग तो दिन भर सैंडविच ही खाता रहता है। ध्यान से देखो उस चीज़ को, ऊपर नीचे ब्रेड के स्लाइसेस है और अंदर में कुछ डाला हुआ है, इसी को तो कहते हैं सैंडविच। अबे ये इंसान कितना बड़ा भुरमुंजी है यार, ये किताब को सैंडविच कह रहा है। मैं तुम लोगों से कह रहा था ना, इसके सर के साइज पे मत जाओ, एक नंबर का गांडू है ये। इसलिए मैं कह रहा था इसे पहले से ही, एक गांडू है ये। देखो आगे करता क्या ये। अरे ओमेगा, कंफर्म करने के लिए तुम इसे एक बार खा के देखो। हम तो घर से सुबह सुबह ही लिट्टी चोखा खा के आए। अरे ओ लेफ्टिनेंट आयोटा, तुमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, खा लो जरा इसे। अपन को खाना पड़ेगा। अपन खा तो लेती, लेकिन अपन सर्जन को छोड़ के कैसे खा सकती है। ए सार्जन, तू खा ले। अभी देखो घूम फिर के ना लड़कों का ही चूतिया काटता है आखिर में। तो आखिर में बचा हुआ था हमारा सार्जेंट ऊप्स। अब मजबूरन सार्जेंट ऊप्स को वो किताब, आई मीन टू से वो सैंडविच खाना पड़ा, और वो बहुत ही भद्दा टेस्ट कर रहा था। थिंक टैंक ने पूछा कि सैंडविच का टेस्ट कैसा है, तो सार्जेंट ऊप्स ने बताया कि बिना पानी के अर्थ के लोग इसे खा कैसे लेते हैं, ये तो मार्शियन धूल से भी भद्दा है यार, इतना सूखा चीज़ कैसे खा लेते हैं अर्थ के लोग। अब देखो यार, ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट मैंने तुम्हें बताया था एक चीज़ याद है, नूडल बहुत स्मार्ट होता है। अब जहाँ ये लोग मिलकर एकदम चुतियापा फैला रहे थे, वहीं पे नूडल ने कहना शुरू किया, ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, इस सैंडविच को लेके मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या मैं बता सकता हूँ? हाँ, तुम्हारे दिमाग में आइडिया बेकार ही होगा, फिर भी बता दो, सुन लेता हूँ। मुझे लगता है ये सैंडविच अर्थ के लोग खाते नहीं है। इस सैंडविच को अर्थ के लोग शायद कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखो थिंक टैंक इस बात को सुनने के बाद पूरा अपना बात ही पलट लेता है। हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा था, ये कोई कम्युनिकेट करने वाला सैंडविच ही होगा, पहले से ही मेरे दिमाग में ये बात आ रहा था। थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। कौन गलत नहीं हो सकता? द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। माय ब्रो इज रियल थिंक टैंक। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, इन सैंडविचेस को सुनो, ये क्या कह रहे हैं। का सुनना है क्या? सुनना पड़ेगा? हाँ, तुम लोगों के कान में क्या कुत्ता ने मुंह दिया है? कह रहा हूँ सुनो तो सुनो। ठीक है थिंक टैंक जी, सुनते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। ओमेगा, तेरे को कुछ सुनाई दे रहा है क्या? नहीं रे। ओए उप्स, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है क्या? अरे हमको क्या सुनाई देगा, बताओ। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, लगता है हमारा थिंक टैंक का दिमाग घुटने में है। कहा, उसका दिमाग तो है ही नहीं। सही बात है, सही बात है। मैं तो सोच रहा हूँ एक फेक इंस्टा आईडी खोल के 2-4 गालियाँ लिख दूंगा। दे दो। हाँ बढ़िया बढ़िया। अब मुझे बताओ कि तुम लोगों को क्या सुनाई दिया। अभी देखो वहाँ जितने लोग थे ना, सबको ये पता था कि जो भी चीजें हो रहा है ना, एक नंबर का चुतियापा हो रहा है, बट किसी के पास इतना हिम्मत था नहीं कि थिंक टैंक को बताए कि भाई तू जो बता रहा है ना, ये सब चीज ये बकवास है। सब यार उसके हाँ पे हाँ मिला रहे, बस कह रहे कि हाँ समझ नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ। बट देखो, नूडल था एक समझदार और इंटेलिजेंट मार्शियन, राइट। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई अकरू इंसान जो दिमाग से पैदल है, उसे अगर तुम्हें समझाना है ना, तो उसी के लैंग्वेज में समझाओ। अगर तुम उसे गलत ठहराने जाओगे ना भाई, तो वो तुम्हारा बैंड बजा सकता है, तो क्यों ना उसकी भाषा में उसे समझाया जाए। तो उसने थिंक टैंक को कहा, ओ माइटी थिंक टैंक, मेरे तुच्छ से दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्या मैं बता सकता हूँ? तुम्हारे तुच्छ से दिमाग में आइडिया? चलो चलो बताओ, कोई गलती हो गया तो मैं ठीक कर दूंगा। जी द ग्रेट माइटी थिंक टैंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि अर्थलिंग्स इस सैंडविच को सुनते नहीं है, खोलते हैं और उसके बाद देख के पता करते हैं चीजों को। हाँ, ये बात सही है। अभी कैप्टन ओमेगा, मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ असली बात क्या है। ये सैंडविच कोई सुनने वाला चीज नहीं है, इसे देखना होता है। तुम समझ रहे हो, इनडायरेक्टली बता रहा है कि ये बुक है, और बुक को तुम कैसे पढ़ते हो, किताब को खोलोगे, उसके बाद देखोगे, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा ना कि किताब के अंदर में क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो कैप्टन ओमेगा, तुम ऐसा करो, तुम्हारे सामने एक बड़ा सा रंगीन किताब पड़ा हुआ है, उसे उठाओ। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, देखो उसे और बताओ मुझे कि तुम्हें क्या दिख रहा है।
अभी थिंक टैंक ने जो वो रंगीन सा किताब उठा के पढ़ने को कहा था, जिसे थिंक टैंक को लग रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये वही किताब है जिसने अर्थ को मार्शियन इन्वेजन से बचाया। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब होता हुआ नहीं? सुनो मेरी बात, ये कोई इंपॉर्टेंट किताब नहीं था जो नर्सरी स्कूल्स में जो पढ़ाते हैं ना, राइमिंग वाला बुक, वैसा ही कुछ एक बुक था जिसका नाम था मदर गूस। अब देखो इस बुक के अंदर में ऐसा क्या लिखा हुआ था जिससे इन मार्शियंस को लगा कि अर्थ वाले तो बहुत खतरनाक है। अभी कैप्टन ओमेगा ने उस किताब को खोला और पढ़ने का कोशिश किया। वहाँ में कुछ अर्थ लिंक यानी कि हम लोगों का फोटोज था, और इसके अलावा ढेर सारे चीज़ें थे जो कि कोड वर्ड में बताया गया था। अब तुम इमेजिन करो कि ये कोड वर्ड्स क्या थे। ABCD वाले अल्फ़ाबेट यार, इन चीज़ों को उसे लग रहा था कि ये तो कोई कोड वर्ड है, वो समझ नहीं रहे थे क्या है नहीं है। जब ये बात थिंक टैंक ने सुना कि किताब के अंदर में तो ढेर सारे कोड्स है, अब थिंक टैंक डर चुका था कि भाई मैं तो समझा था कि अर्थ के लोग तो प्रिमिटिव है, पुराने लोग हैं, कुछ भी आता नहीं होगा इन्हें, बट ये तो यार कोड वर्ड में बात करते हैं, क्या बात है। अब सारे के सारे इस चीज़ में खो गए कि कैसे करें इस कोड को डिकोड। तब इसी बीच हमारा नूडल आके कहता है कि केमिकल डिपार्टमेंट से सभी को अपने इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाने के लिए एक विटामिन दिया हुआ है। ये याद दिलाने के बाद पूरा क्रेडिट थिंक टैंक अपने ऊपर लेते हुए, अब मुझे याद आया कि तुम लोगों को केमिकल डिपार्टमेंट ने एक विटामिन दिया होगा जिससे तुम्हारा इंटेलिजेंस बढ़ सकता है, उसे खाओ और उसके बाद तुम इन कोड्स को आसानी से डिकोड कर सकते हो। और उन तीनों ने वही किया जो थिंक टैंक ने उन्हें कहा, और विटामिन खाने के बाद अब वो किताब में जो लिखा हुआ है उसे पढ़ पा रहे थे, डिकोड कर पा रहे थे। अब वो तीनों किताब को खोल के एक एक पेज को पलटा पलटा के देख रहे थे, और आई डोंट नो क्यों बट वो फनी वे में हंस रहे थे उन किताबों को पढ़ पढ़ के। कैप्टन ओमेगा, क्या लिखा है इस किताब में, मुझे बताओ। Yes, sir. Mistress Mary, quite contrary. How does your garden grow? With cockle shell and silver bells and pretty maids all in a row. अरे बाबा क्या बात है, क्या बात है, गार्डन में काम वाली बाई उग रही है, क्या बात है। हंसना बंद करो सार्जेंट डूब, ये बहुत ही एक डरने वाली चीज है। अर्थियंस ने ये डिस्कवर कर लिया कि कैसे माइनिंग और एग्रीकल्चर को एक साथ कर सकते हैं। अब वो अपने खेत में कुछ भी उगा सकते हैं, सिल्वर से लेके बॉम्ब तक। नूडल, हमारे जहाजों से कांटेक्ट करो जो अटैक करने जा रहे थे अर्थ को। सर वो तो पूरी तरीके से तैयार है अर्थ को अटैक करने को, बस आपका एक ऑर्डर। नहीं नहीं नहीं, अभी अटैक नहीं करना है, हम कुछ और नया इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि हमें अटैक करना है अर्थ को या नहीं। लेफ्टिनेंट आयोटा, अब तुम पढ़ो। Gee, sir. Hey, diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jump over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish run away with the spoon. ओरे बाबा यह तो बर्तन समोस का साथ भाग गया, ये बहुत गलत हुआ, ये बहुत गलत हुआ। अब ये सुन के वहाँ सब लोग तो हंस रहे थे, बट थिंक टैंक का पता नहीं कि वो फट चुका था। उसने कहा सबको कि चुप बैठो तुम सब। ये तो और भी डरा देने वाली बात है। हमने तो सोचा था कि अर्थ में रहने वाले लोग प्रिमिटिव होंगे, बट वो तो बहुत ही ज्यादा सिविलाइज है। उन्होंने अपने पालतू जानवरों को भी म्यूजिक सिखा दिया है, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा दिया है, उनके कुत्तों के अंदर में सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनके पास लाखों लाखों गाय है, शायद वो तो उनसे पूरे दुनिया के अलग अलग प्लैनेट्स पे अटैक करने के बारे में सोच रहे होंगे। हमें इस इन्वेजन को रोकना पड़ेगा, हम नहीं लड़ सकते उनके साथ। उप्स, तुम आगे पढ़ो और डिकोड करो कि आगे क्या लिखा हुआ है। होबो सर, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty has a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. उरी दादा, ये क्या Humpty Dumpty का शकल तो, हाँ हाँ, द ग्रेट माइटी थिंक टैंक आपसे मिलता है। ए बाबा, ये तो भीषण दिग्दारी। अब ये सुनकर थिंक टैंक सच में बहुत डर गया था, क्योंकि जो हम्टी डम्टी उस पिक्चर में था वो बिल्कुल ही थिंक टैंक की तरह ही दिख रहा था, बड़ा सा दिमाग बलून की तरह। उस हम्टी डम्टी वाले राइम के अंदर में एक लाइन था कि हैड ए ग्रेट फॉल। इसका मतलब उसने ये समझा कि अब अर्थ वाले आ रहे हैं मार्स के अंदर में अटैक करने के लिए, जिसके बाद हम सबको कैदी बना दिया जाएगा, हमें भागना पड़ेगा, मार्स को छोड़ना पड़ेगा हमें। नूडल को कहा कि एक स्पेस कैप्सूल तैयार करो, हम चलेंगे अल्फा सेंचुरी, मार्स से बहुत ही दूर है ये कोई प्लैनेट होगा, वहां चलेंगे। और ओमेगा, आयोटा एंड उप्स तीनों को कहा कि तुम लोग भी बिना कोई सबूत छोड़े अर्थ को छोड़ दो, भाग जाओ। तो देखा आपने किस तरह एक ओल्ड नर्सरी राइम्स बुक हमारे अर्थ को सेव करता है मार्शियन इन्वेजन से। उस इवेंट के 500 सालों बाद हम अर्थलिंग्स मार्स के साथ कांटेक्ट करते हैं और अभी हमारा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है उनके साथ।
और जैसे कि आपको पता ही होगा, द ग्रेट माइटी थिंक टैंक को अभी रिप्लेस कर दिया है नूडल ने। हमने मार्शियंस को ये भी समझाया कि क्या डिफरेंस होता है बुक्स और सैंडविचेस में। हमने उन्हें पढ़ना सिखाया किताबों को। इनफैक्ट हमने एक मॉडर्न लाइब्रेरी भी खोला उनके कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस में। बट आज भी एक ऐसा बुक है जिसे मार्शियंस पढ़ने से घबराते हैं, और उस बुक का नाम है द मदर गूस। तो यार, अगर तुम्हारे दिमाग में कभी सवाल आया हो कि हाउ टू बिकम ए जीनियस, तो आज का स्टोरी इसी सवाल का जवाब देगा तुम्हें कि हाउ टू बिकम ए रियल जीनियस, ना कि वो सो कॉल्ड जीनियस जो दूसरों को दिखाने के लिए होता है। ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसने बहुत ही कम उम्र पे कई सारी चीजों को अचीव किया, और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाया एक चीज की वजह से। वो बंदा था बहुत ही ज्यादा क्यूरियस, उसे चीजों को जानना, समझना, सीखना पसंद था, और इसी चीज ने उसे एक महान साइंटिस्ट बनाया। हम बात करेंगे आज रिचर्ड एब्राइट के बारे में, बट इससे पहले मैं हूं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीबी, निकल चुका हूं एक स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूं, बट वो चीजें करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। और तुम लोगों को तो पता ही हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है रादर देन द हार्ड वर्क। तो आओ करते हैं इस चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम लियोनार्डो दा विंची के परपोते हैं। तो इस कहानी को लिखा था रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने, और इस कहानी का शुरुआत होता तब जब हमारे रिचर्ड भाई बस 22 का ही था। तुम समझ ले, एक कॉलेज जाने वाला लड़का, बिल्कुल मेरे ही एज का। बट यार, इसी उम्र में उसने एक ऐसा थ्योरी दे दिया था जो कि बता रहा था कि कैसे सेल काम करता है। अब देखो, कोई भी खबर जो होता है वो कहाँ छपता है? न्यूज़पेपर में, राइट? उसी तरीके से अगर कोई नया साइंटिफिक आइडिया होता है ना, वो छपता है एक साइंटिफिक जर्नल के अंदर में। अब ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक कॉलेज स्टूडेंट का जो साइंटिफिक वर्क है ना, वो इस साइंटिफिक जर्नल के अंदर में छपने वाला था। ये बहुत बड़ा बात था क्योंकि इस बंदे ने एक नया थ्योरी दिया था कि हाउ सेल्स वर्क, जो कि एक बहुत बड़ा बात है यार, एक कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट जिसने इतना बड़ा थ्योरी दे दिया था। बट इन सारी चीजों का शुरुआत होता है छोटी छोटी चीजों से यार। तुमने कहते हुए सुना होगा, हर बड़ी चीज का शुरुआत एक छोटी सी चीज से ही होता है, और यहाँ भी बिल्कुल वही था। हमारे रिचर्ड एब्राइट को ना बचपन से ही कलेक्ट करने का शौक था चीज़ों को, स्पेशली जो बटरफ्लाईज है, और इसी बटरफ्लाई को स्टडी करने का जो उसकी चाहत ने उसे एक महान साइंटिस्ट बनाया। अब देखो, रिचर्ड एब्राइट अपने घर का एक लौता लड़का था जो रहते थे रीडिंग पेंसिल्वेनिया में। देखो, रिचर्ड एब्राइट जो है हमारा भाई, वो बचपन में ना किसी भी चीज में अच्छा नहीं था। चाहे तुम बात कर लो फुटबॉल का, तुम बात कर लो बेसबॉल का, बट हाँ, उसे एक चीज करने का शौक था, वो ये चीजों को कलेक्ट करने का, स्पेशली जो बटरफ्लाईज होते हैं उन्हें कलेक्ट करने का। बटरफ्लाईज के अलावा भी वो कलेक्ट करता था रॉक्स, फॉसल फ्यूल और कॉइन्स को, और रातों को जाके आसमान में स्टार्स को ऑब्जर्व करना भी उसका एक शौक था। अब तुम देखो, ये एक निशानी होता है क्यूरियस बच्चे का, ठीक है, और शायद इसी क्यूरियोसिटी ने उसे एक महान साइंटिस्ट बनाया। और तुमने ये कहते तो सुना होगा यार, हर एक महान इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, राइट? अब हमारे रिचर्ड एब्राइट के साथ भी था। उसका जो मॉम था ना, वो उसे काफ़ी सपोर्ट करता था, इनकरेज करता था ऐसे साइंटिफिक चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, जिससे कि उसके अंदर का जो क्यूरियोसिटी है और भी बाहर निकले। और इस चीज़ के लिए उसकी मॉम उसे हर चीज़ ला के दिया करती थी, चाहे माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, ताकि उसका बेटा हमेशा चीज़ों को सीखता रहे, समझता रहे। और भाई, एक तरफ हमारी मॉम है यार, मैंने ना यार बस 3 लाख का गेमिंग पीसी मांगा था ताकि मैं स्टडी कर सकूँ उस पर, बट नहीं दिया यार मेरे मॉम ने। अब देखो, नतीजा ये है कि मैं आज यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। अगर मुझे दे दिया होता ना, तो आज मैं कैरी मिनाटी की तरह एक लाइव स्ट्रीम चला रहा होता, गेमिंग चैनल खोल के। देख रहे हो, अब क्या करें, इंडियन मॉम तो ऐसे ही होता है। खैर, काश मॉम आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी भी समय है, एक 3-4 लाख का पीसी खरीद के दे दो मुझे, क्या पता मैं भी साइंटिस्ट बन जाऊँ। अब देखो, जब हमारा भाई रिचर्ड बस क्लास 3 पे था ना, तभी उसका फादर का डेथ हो गया था, और उसके बाद से उसके मॉम के लिए रिचर्ड ही पूरा दुनिया था। तो रिचर्ड को जो भी चीज़ें चाहिए होता था वो सब कुछ दिया करती थी, उससे फुल सपोर्ट दिया करती थी यार। और रिचर्ड भी हमारा कम नहीं था, उसने बस क्लास 2 में ना उसके होम टाउन के अंदर में टोटल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज पाया जाता था, उन सारे बटरफ्लाईज को उसने कलेक्ट कर लिया था। और उसके बाद उसे लगा था कि यार मैंने तो सब कुछ कर ही लिया है कलेक्ट, अब आगे क्या करना है। उसने सोचा कि अब मुझे ये छोड़ना पड़ेगा बटरफ्लाई कलेक्शन का जो भी हॉबी है। बट यार रुको, उसकी मॉम ने उसे एक ऐसा किताब गिफ्ट किया जिसने उसका जो लाइफ है वो पूरी तरीके से बदल दिया, तुम कह सकते हो। जो बटरफ्लाईज के ऊपर जो एक उसका इंटरेस्ट है ना, और बढ़ गया इस किताब के आने के बाद। इस किताब का नाम था द ट्रैवल ऑफ द मोनार्क एक्स। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस किताब के अंदर में बताया गया था कि एक बटरफ्लाई है खास तरीके का, जिसे कहते हैं मोनार्क बटरफ्लाई। अब ये बटरफ्लाई किस तरीके से माइग्रेट करता है सेंट्रल अमेरिका के अंदर पे, ये चीजें इस किताब के अंदर में बताया गया था। और इस किताब को पढ़ने के बाद हमारे रिचर्ड के लिए एक नया साइंटिफिक दुनिया का शुरुआत होता है, जहाँ इस किताब के आखिरी में
जितने भी रीडर्स ने इस किताब को पढ़ा था ना, उन लोगों को इनवाइट किया गया था कि वो आके मदद करे कि किस तरीके से जो बटरफ्लाई है माइग्रेट करते हैं उसके स्टडी में। अभी जो पूरा स्टडी है कि कैसे बटरफ्लाई माइग्रेट कर रहे थे, ये चल रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के अंदर में, जहाँ एक प्रोफेसर डॉक्टर फेडरिक ए अर्कट ने लोगों को कह रखा था कि आपको क्या करना है, बटरफ्लाई का जो विंग होता है ना, वहाँ में एक टैग लगाना है और उसे छोड़ देना है और देखना है, ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे माइग्रेट करते हैं सेंट्रल अमेरिका के अंदर में। अब ये चीज़ रिचर्ड ने भी करना स्टार्ट कर दिया और रिचर्ड ने बहुत स्मार्टली किया इस चीज़ को, ठीक है। उसने क्या किया, एक मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ा और उसके अंडों को अपने घर पे लेके आया। उन अंडों को उसने अपने बेसमेंट में लेके आकर ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से जो बटरफ्लाई होते हैं उनका लाइफ साइकिल चलता है। अब देखो, मैं तुम्हें ये पहले ही बता देता हूँ कि किस तरीके से जो बटरफ्लाइज का लाइफ साइकिल चलता है, क्योंकि इस चैप्टर में तुम्हें बटरफ्लाइज के बारे में काफ़ी कुछ जानने मिलेगा। तो अगर तुम्हें बटरफ्लाइज के लाइफ साइकिल के बारे में पता नहीं होगा ना, तो तुम कंफ्यूज हो गए आगे, ठीक है। अब पहले तो अंडे से शुरुआत होता है और अंडे से निकलता है कैटरपिलर और फिर आता है प्यूपा और आखिर में आता है जो एडल्ट बटरफ्लाई, ठीक है। अब हमारे रिचर्ड भाई ने क्या करना शुरू कर दिया, ये पूरा लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व किया और जैसे ही जो पूरा लाइफ साइकिल के एंड में आके जो बटरफ्लाई बनता है, उसके पंखों पे उसने जो टैग लगाया और उन्हें उड़ा दिया। और ऐसे कुछ साल बीतते हैं और उसका जो पूरा बेसमेंट है ना, वहाँ पे अब तितलियाँ ही तितलियाँ भरे हुए थे। उसने सारे बटरफ्लाइज को आज़ाद कर दिया और अब इस इंतज़ार में था कि कैसे वो ऑब्जर्व करेगा कि बटरफ्लाइज किस तरीके से माइग्रेट करते हैं। बट यार दुख की बात ये थी कि वो जो स्टडी है वो प्रॉपरली नहीं हो पाया और जिस चीज़ की वजह से रिचर्ड का जो इंटरेस्ट है बटरफ्लाइज के ऊपर वो ख़त्म हो चुका था। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, सुनो, कि उसने इतने सारे बटरफ्लाइज को छोड़ा था बट उसे सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज मिले थे जिसमें टैग लगा हुआ था, बाकी सबका कोई अता पता था नहीं। और 2 जो बटरफ्लाइज मिले थे ना, उन्होंने भी बस 75 माइल्स ही ट्रैवल किया था जहाँ रिचर्ड का घर था ना, वहाँ से। ये जो फीडबैक था ना, इससे रिचर्ड बिल्कुल खुश नहीं था। जो स्टडी था वो उसका बिल्कुल ही फेल हो रहा था और इसके वजह से उसका जो इंटरेस्ट है बटरफ्लाइज को समझने में, सीखने में, वो ख़त्म हो रहा था। अब जब हमारा रिचर्ड भाई क्लास 7 में पहुंचता है ना, तब वो पार्टिसिपेट करता है साइंस फेयर के अंदर में। अब जिन्हें ये नहीं पता कि साइंस फेयर क्या होता है, तुम सुनो, एक तरीके से मेला होता है जहाँ में तुम बस क्या करते हो, जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट होता है उसे शो करते हो, दिखाते हो अपने टीचर्स को, ठीक है। अब मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। अगर तुम यार बीकेवी वाले हो ना, तो तुम तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने और मेरे दोस्तों ने ऐसे एक साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया था जहाँ में हमारा मॉडल था कि एक वोल्केनो बनाना है और कैसे लावा वोल्केनो से निकलता है वो मॉडल को बना के दिखाना। सो हमने बहुत अच्छी तरीके से बनाया था, लगभग 15 डेज लगा के। और जिस दिन साइंस फेयर का टाइम आता है, जब टीचर्स को दिखाना होता है कि कैसे हमने वोल्केनो निकाला, यानी कि लावा निकाला उस वोल्केनो से, हमारा मॉडल पूरी तरीके से काम कर रहा था, ठीक है। हमने कई बार ट्राई करके देखा था, लावा निकाल के देखा था वहाँ से, बट जैसे टीचर वेरीफाई करने के लिए आते हैं ना, हम कोशिश कर रहे थे कि लावा निकल जाए, बट यार वहाँ से लावा निकल ही नहीं रहा था और भाई हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया। जैसे टीचर चले गए उसके बाद साला ये वोल्केनो से लावा निकला, बट क्या फ़ायदा था, उस समय हमें आउट कर दिया था उस फेयर से। बट तुम समझ गए यार साइंस फेयर क्या होता है, जहाँ में तुम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को दिखाते हो करके। अब ऐसा ही कुछ होता हमारे रिचर्ड भाई के साथ, ठीक है। उसने क्या किया, जो एक फ्रॉग होता है उसका टिश्यू को एक स्लाइड बना के जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें दिखाया कि देखो फ्रॉग का टिश्यू कुछ ऐसा होता है, जिस वजह से उसे कोई प्राइज़ नहीं मिलता है, वो हार जाता है वो साइंस फेयर कंपटीशन, ठीक है। बट देखो, कहते हैं ना, जब तुम हारते हो तभी तुम सीखते हो। अब ये जो कंपटीशन है, वो हारने के बाद रिचर्ड ने एक बात समझा कि इस तरीके से स्लाइड बना के ये साइंस फेयर कंपटीशन को मैं नहीं जीत सकता। अगर मुझे ये जीतना है तो मुझे रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब देखो, रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करे तो करे क्या, रिचर्ड भाई को तो बस एक ही चीज़ के बारे में आइडिया था, इंसेक्ट के बारे में और स्पेशली बटरफ्लाइज के बारे में। तो उसने ना इन बटरफ्लाइज के बारे में ही ओपिनियन मांगा। वो जो एक साइंटिस्ट था ना, जो बटरफ्लाई माइग्रेशन के ऊपर स्टडी कर रहा था, डॉक्टर फेडरिक अर्कट, उसे एक लेटर लिखा और पूछा अपने आइडियाज़ के बारे में कि बटरफ्लाइज के ऊपर कैसे स्टडी करना है, नहीं करना है। और जिसके जवाब में डॉक्टर फेडरिक ने भी बताया उसे कि आगे तुम्हें क्या करना है, नहीं करना है, ताकि तुम अपने जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है उसे कंटिन्यू रख पाओ। अब देखो, ये वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारे रिचर्ड भाई का एक साइंटिफिक जर्नी का शुरुआत होता है। अब यहाँ में ना CBSE वाले कई बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट भाई थे उनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या था
उनका एक लिस्ट बताओ। तो अब मैं 1 बाय 1 तुम्हें एक लिस्ट बताते जाऊंगा, तुम बस कई किताब है तो लिख लो यार उन्हें। जब वो क्लास 8 में थे तो उन्हें ये प्रोजेक्ट मिला हुआ था कि पता करना था एक बीमारी जिसके वजह से जो मोनार्क कैटरपिलर थे वो मर रहे थे, ठीक है। अब इस बीमारी के पीछे का कारण क्या था? अब देखो, मानना ये था कि ये जो मोनार्क कैटरपिलर मर रहे थे ना इस बीमारी से, इसका कारण था एक कीड़ा जिसे कहते हैं बीटल, ठीक है। इस तरीके का होता है, तुमने देखा होगा, अजीब सा साउंड निकालता है। अब ये चीज़ तो साइंटिफिकली प्रूव करना होगा ना। अब हमारे भाई ने क्या किया, एक बीटल लिया और एक मोनार्क कैटरपिलर लिया और मोनार्क कैटरपिलर को बीटल के प्रेजेंस में बड़ा किया। अब जब उन्होंने ऐसा किया ना, उन्हें कोई खास रिजल्ट नहीं मिला कि एग्जैक्टली उस बीमारी का पीछे कारण क्या है नहीं है। बट जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जो काउंटी साइंस फेयर में दिखाया तो वो प्राइज जीत गए इस बार यार, क्योंकि इस बार एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं था, बट एटलीस्ट कोशिश किया उन्होंने, तो वो जीते यार। अब अगले साल क्लास 9th पे हमारे भाई को मिलता है अगला प्रोजेक्ट साइंस फेयर के लिए, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट ये था कि उन्हें टेस्ट करना था एक थ्योरी कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो कॉपी करता है मोनार्क बटरफ्लाई को। देखो, उसमें मानना ये था कि जो बर्ड होते हैं ना वो मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाते क्योंकि वो खाने में इतना टेस्टी नहीं होता यार। जबकि जो ये वाइसरॉय बटरफ्लाई थे ना वो यार बर्ड्स के एकदम पसंदीदा खाना था। तो वो जो वाइसरॉय बटरफ्लाई थे ना वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी कर रहे थे ताकि वो चिड़ियों का खाना ना बने यार। किसको पसंद है यार दूसरों का खाना बनना है ना? हमें नहीं पसंद होता है दूसरों का खाना बनना, राइट। अब देखो, स्पेसिफिकली बताओ तो हमारे भाई का काम ये था ये टेस्ट करना कि मोनार्क बटरफ्लाई को बर्ड खाते हैं या नहीं खाते, क्योंकि लोगों का मानना था कि मोनार्क बटरफ्लाई टेस्टी नहीं होता है तो बर्ड नहीं खाते। अब उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि जो स्टार्लिंग बर्ड होते हैं ना वो ऐसे बर्ड होते हैं, उन्हें अगर मोनार्क बटरफ्लाई मिल जाए ना खाने तो वो जो बर्ड का जो नॉर्मल खाना होता है वो नहीं खा के बस मोनार्क बटरफ्लाई खाएंगे, ठीक है। तो इससे प्रूव होता है कि ऐसा नहीं है कि बर्ड जो होते हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाते। स्पेशली जो ये स्टार्लिंग बर्ड है ना ये तो बस मोनार्क बटरफ्लाई को ही खाना चाहता है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज़ तो क्लियर हो गया था कि ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाई को जो ये वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी करते हैं, बट कॉपी करने का रीज़न ये नहीं है कि मोनार्क बटरफ्लाई जो टेस्टी नहीं होता है और वाइसरॉय बटरफ्लाई जो टेस्टी होता है। और इस एक्सपेरिमेंट को दिखाने के बाद साइंस फेयर में लिटरली उसका भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाता है। जियोलॉजी डिवीजन में उसे मिलता है फर्स्ट प्लेस और जो ओवरऑल इस साइंस फेयर में मिलता है उसे तीसरा पोजीशन। देख रहे हो भाई साहब का इम्प्रूवमेंट। तो पहला जो साइंस फेयर था उसमें उसे कुछ नहीं मिला, दूसरे में वो जीते और तीसरे में तो भाई साहब का बल्ले बल्ले था। अब आगे देखो और भी कुछ होने वाला था, ठीक है। अब यही चीज़ें होता है, ठीक है। एक क्यूरियस इंसान के पीछे का राज, वो लगातार नए नए चीज़ें करता है, नई नई चीज़ों को सीखता है, अपना जो वीक पॉइंट है ना उसके ऊपर काम करता है और उसे अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाता है, राइट। तो अगर अभी तक तुमने ये चीज़ें करना शुरू नहीं किया ना तो करना शुरू कर दो अगर तुम्हें बनना है रियल जीनियस, ठीक है। हम बढ़ते आगे स्टोरी पे। देखो, अभी तक तुमने हमारे भाई के 2 कारनामे देखे। पहला, एक बीमारी जिसकी वजह से जो मोनार्क कैटरपिलर थे वो मर रहे थे, उसका पीछे क्या राज है नहीं है वो पता करने की कोशिश किया। फिर दूसरा, मोनार्क बटरफ्लाई और वाइसरॉय बटरफ्लाई में क्या डिफरेंस था वो पता करने की कोशिश किया। अब आता है हाई स्कूल का 2nd ईयर, जहाँ हमारे भाई ने एक नया हार्मोन जो होता है इंसेक्ट के ऊपर में उसका डिस्कवरी कर लिया था। देखो सीन क्या था मैं बता रहा हूँ तुम्हें डिटेल में। जो बटरफ्लाइज के अंदर में तीसरा स्टेज होता है प्यूपा, ठीक है, जो कि इस तरीके से होता है। अब ऐसे ही एक मोनार्क प्यूपा के अंदर जो 12 गोल्डन स्पॉट ऐसे ऐसे दिखते थे, ठीक है। अब लोगों का ये मानना था कि ये जो गोल्डन स्पॉट दिख रहे हैं ना ये बस ऐसे ही है, ठीक है, बस दिखने के लिए, दिखावा के लिए। बट डॉक्टर फ्रेडरिक अर्किट का ऐसा नहीं मानना था, ठीक है। अब देखो वो तो थे हमारे भाई के गुरुजी, पहले से सपोर्ट करते आ रहे थे, अब उनका नहीं मानना था तो इसके ऊपर उन्होंने डीप रिसर्च किया और उसके बाद हमारे भाई को पता चला कि ये जो 12 गोल्डन स्पॉट है ना ये प्रोड्यूस करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन जिससे जो बटरफ्लाइज का जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाता है, ठीक है। अब देखो ये तो कोई छोटा मोटा चीज पता नहीं कर लिया था, ठीक है। एक ऐसा हार्मोन जिसके वजह से पूरा बटरफ्लाई कैसे ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, वो पता कर लिया था भाई ने, तो बहुत ही बड़ा कांड कर दिया था, ठीक है। अब फिर होना क्या था, पूरे साइंस फेयर के अंदर में हल्ला हो गया, भाई आ गया फिर से फर्स्ट प्लेस पे और साथ ही साथ हमारे भाई को इस बार मौका मिलता है एंट्री करने का इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के अंदर में। अब इस इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी आके भाई ने अपना जो प्रोजेक्ट वर्क था कि जो एक नया हार्मोन का डिस्कवरी करके दिखाया था, जब उसे दिखाया तीसरा प्लेस पे आता है जो जूलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है, जिसके वजह से हमारे भाई को मौका मिलता है काम करने का एक बहुत ही फेमस लेबोरेटरी में जिसका नाम था एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी एट द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च।
तुम इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, तुम ऐसे समझो कि एक आर्मी लेबोरेटरी के अंदर में काम करने का मौका मिलता है। भाई ये बहुत ही बड़ा चीज़ होता है नहीं, एक आम स्टूडेंट के लिए जो एक आर्मी लेबोरेटरी में जाके काम करने का मौका मिल रहा है। खैर फिर हमारे भाई ने जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना मोनार्क प्यूपा के ऊपर, वो कंटिन्यू रखा, जिसके वजह से अब इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर में भाई को मिलता है पहला प्राइज। देख रहे हो कैसे इंप्रूवमेंट ला रहा है भाई हमारा। और इसके वजह से दोबारा भाई को मौका मिलता है उसी आर्मी लेबोरेटरी के अंदर में काम करने का। अब फिर आता है हाई स्कूल का फाइनल ईयर या तुम कह लो सीनियर ईयर्स पे, ठीक है। उसने अपना कंटिन्यू रखा जो मोनार्क बटरफ्लाई के ऊपर रिसर्च। अब इस बार क्या कर रहा था, वो जो मोनार्क बटरफ्लाई का जो विंग होता है ना, उससे एक नया सेल को ग्रो कर रहा था। वो एग्जैक्टली क्या हो रहा था, देखो उसने मोनार्क बटरफ्लाई का एक सेल लिया और उसमें वो जो खास तरीके का हार्मोन था ना, जो कि जो 12 गोल्डन स्पॉट्स से निकलता था, उस हार्मोन को उस सेल के अंदर में डाला। और जैसे ही डाला ना तो वो सेल डेवलप होता है और डिवाइड होता है और बनता है एक कंप्लीट विंग बटरफ्लाई का, ठीक है। अब बहुत बड़ा चीज़ था, ठीक है। भाई ने क्या किया, एक सेल को पूरा एक मोनार्क बटरफ्लाई का विंग बना दिया, बस एक हार्मोन की मदद से, जिससे बात क्लियर था, जो वो पहले भी प्रूव कर चुका था कि यही हार्मोन है जिससे बटरफ्लाई जो होता है वो फुल्ली ग्रो होता है। और उसने अब प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया था। जो मोनार्क बटरफ्लाई का सेल था उसमें वो हार्मोन को डाल के फीड करवाया और वो जो सेल था वो पूरी तरीके से एक बटरफ्लाई का विंग बनता है। अब ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था। अब होना क्या था भाई, फिर से मिलता है फर्स्ट प्लेस जूलॉजी इंटरनेशनल फेयर के अंदर में, ठीक है। अब इसी बीच हमारे भाई का ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है और छुट्टी जो समर का होता है उसमें वो काम करने लगता है जो वही मिलिट्री लेबोरेटरी था उसके अंदर में, और लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। अब अपना ग्रेजुएशन तो उसने कंप्लीट कर लिया था। अब दुनिया का सबसे खतरनाक यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन होता है। अब पहले ही साल वो काम करना शुरू करता है वही लेबोरेटरी के अंदर में, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाले। अब यहाँ में क्या करता है, वो जो स्टडी कर रहा था हार्मोन के ऊपर मोनार्क बटरफ्लाई का, इधर में ये जो लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थे ना, इसके मदद से उसने पता कर लिया था उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा था। अब इससे पहले उसे पता था कि हार्मोन का काम क्या होता है। अब इस लेबोरेटरी के टेक्नोलॉजी की मदद से उसने वो जो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर था उसके बारे में भी पता कर लिया था। अब कुछ दिन बीतते और लगातार उसके ऊपर वो काम करते जा रहा था, जिसके बाद उसे एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिलता है जिसके बाद तो भाई साहब सब कुछ पलट जाता है। होता क्या, देखो भाई हमारा क्या कर रहा था, उस हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर था उसका एक्सरे कॉपी को देख रहा था ना, जिससे उसे एक आइडिया मिलता है नए थ्योरी के बारे में सेल लाइफ के ऊपर। देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा था, जब उस फोटो कॉपी को उसने देखा ना जो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर का, तो उसने ऑब्जर्व किया जो ये सेल है ना, इसके अंदर जो डीएनए है, इस डीएनए का ब्लूप्रिंट को एग्जैक्टली रीड कर रहा था सेल जो। अब मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बताने वाला, बस इतना जान लो कि सेल के अंदर में डीएनए होता है और डीएनए में तुम्हारा इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ होता है। अब डीएनए कॉपी होता है तभी तुम बन पाते हो, ठीक है। अब ऐसा कुछ हो रहा था, मैं और डिटेल में नहीं बता रहा, ज़्यादा जानना है तो तुम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को देख सकते हो जाके। जो भी हो, इस चीज़ से उसने पता कर लिया था एक नया थ्योरी सेल लाइफ के ऊपर, ठीक है। अब देखो उसने एक नया थ्योरी के बारे में पता तो कर लिया था, बट साइंस में ऐसा होता है ना, तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाना होता है, प्रूव करना होता है, जिसकी वजह से वो और उसका जो कॉलेज का रूममेट था ना, वो रात भर जाग के काम करना शुरू कर दिया। उस आइडिया के ऊपर ड्राइंग्स बनाया, मॉलिक्यूलर प्लास्टिक मॉडल को कंस्ट्रक्ट किया ताकि लोगों को दिखा पाए कि एग्जैक्टली सीन जो क्या है, एक्सप्लेन कर पाए। और आखिर में उन्होंने एक पेपर में पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे सेल लाइफ काम करता है नहीं करता है। उसका जो थ्योरी था वो पूरा उस पेपर में लिखा। और भाई साहब अब तुम समझ रहे हो ना, अगर ये जो थ्योरी दिया था उसने वो अगर सही साबित हो जाता है ना, तो बहुत कुछ बदलने वाला था। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप बन सकता था जो लाइफ प्रोसेस को हम समझते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में। कई सारे बीमारियों को हम रोक सकते थे, लाइक कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों तक तो हम इस जो फाइंडिंग थ्योरी था इसके मदद से रोक सकते थे। अब देखो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रहा था बिकॉज हमारा रिचर्ड ब्राइट जो था एक क्यूरियस माइंड वाला इंसान था, राइट। और इन सारी चीज़ों का शुरुआत होता है जब वो छोटा था, एक क्यूरियस छोटा सा बच्चा जिसे बस बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का शौक था। और उसके शौक ने उससे पहले बटरफ्लाइज को स्टडी करने में मदद किया। फिर उसने एक हार्मोन का डिस्कवरी किया जो कि बटरफ्लाइज के ग्रोथ में मदद करता है। और आखिर में इसी हार्मोन को स्टडी करते 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 उसने पूरा लाइफ सेल को ही समझ लिया कि कैसे काम करता है, चाहे अब इंसानों का हो या बटरफ्लाइज का हो। तो देख रहे हो छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़े बड़े चीज़ें होते हैं। अगर हमारे भाई को बचपन से ही बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में शौक नहीं होता तो शायद आज वो एक महान साइंटिस्ट नहीं बन पाता। नहीं तो यार अगर तुम्हारे भी कुछ छोटे मोटे शौक है ना तो उसे पूरा करो, क्या पता कल तुम उसके ऊपर कुछ महान चीज़ें कर दो। अपना हॉबी अपना पैशन को फॉलो करो यार।
जैसे देखो इस स्टोरी में बताया गया है, माना कि बचपन से ही जो हमारे भाई को बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का शौक था, ठीक है, बट इसका मतलब यही नहीं था कि और कुछ भी नहीं करता था, ठीक है, कई और चीज़ों को भी उसने एक्सप्लोर किया। वो बहुत ही अच्छा एक पब्लिक स्पीकर था, डिबेट करता था, एक आउटडोर पर्सन था यार, बाहर घूमना, एक्सप्लोर करना चीज़ों को, फोटोग्राफी, हर चीज़ में वो इंटरेस्टेड था यार, समझ रहे हो। एक जीनियस इंसान वो नहीं होता जो एक चीज़ में बस लगा रहता है, पड़ा रहता है, ठीक है। तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को। तुम्हें नहीं पता कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो, तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे। जब ऐसे कर रहे होगे ना तो तुम्हारा इंटरेस्ट जगेगा किसी एक चीज़ में, और बस उस चीज़ के ऊपर पकड़ लो भाई, वही तुम्हारा ज़िंदगी होना चाहिए, वही तुम्हारा पैशन होना चाहिए। और इसी तरीके से तुम भी बन सकते हो एक जीनियस, या फिर तुम एक ग्रेट, कुछ भी, ठीक है। साइंटिस्ट बनना जरूरी नहीं है, इस केस में साइंटिस्ट बन रहा है हमारा भाई। अब देखो लगभग हमारा स्टोरी अब खत्म हो चुका है। आखिरी 2 चीज़ें है। देखो हमारे रिचर्ड भाई का जो सोशल स्टडी का टीचर था ना, जिनका नाम भी रिचर्ड वेहरर था, आई नो मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है यार, तुम लोग को अगर सही से आ रहा है तो कर लो, बट जो भी हो, सोशल स्टडी के टीचर ने बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताया। याद रख लेना ये बात कि हमारा रिचर्ड ना जीतने में इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है, वो चीज़ों को अच्छी तरीके से करने में इंटरेस्टेड था और इसीलिए वो चीज़ों को जीतता था। उनके टीचर ने देखा बहुत ही गहरा बात है, ठीक है, जीत के पीछे मत भागो, तुम बस अपना बेस्ट दो, चीज़ों को अच्छी तरीके से करो, जीत तो तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएगा यार। ये यार सोशल स्टडी वाले टीचर इतना इंटेलेक्चुअल कैसे हो जाते हैं यार, मुझे समझ नहीं आता। काश मैथ्स वाले टीचर भी ऐसे ही होते, कूल नहीं। खैर ये बात नहीं करते हैं। आखिर में इस चैप्टर में ये बताया गया है कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए तुम्हें। तो फास्ट रेट माइंड यानी कि तेज दिमाग, दूसरा तुम्हारे अंदर में होना चाहिए क्यूरियोसिटी, और आखिरी चीज़ों को जीतने का एक सही रीज़न होना चाहिए तुम्हारे पास, राइट रीज़न फॉर द विन। बहुत ही डेप वाला चीज़ का है। अपने लिए मत जीतो, लोगों के लिए जीतो, जैसे यहाँ पे हमारे रिचर्ड भाई ने किया। कभी भी कंपटीशन को जीतने के लिए उसने नहीं किया चीज़ें, उसे बस करना था, किया उसने और वो जीतता चला गया। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर तुम हमारे भाई रिचर्ड एब्राइट की तरह बनना चाहते हो ना, तो तुम्हारे पास 3 चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। हमारा भाई महान इसलिए था, इतना अच्छा साइंटिस्ट इसलिए बन पाया। पहला चीज़ तो एक बहुत ही अच्छा कलेक्टर था। क्या कलेक्ट करता था वो? बटरफ्लाइज को कलेक्ट करता था? नहीं, नॉलेज को, ठीक है। शुरुआत से देखो वो एक नॉलेज कलेक्टर था। पहले बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया, अलग अलग चीज़ों को ढूंढता चला गया, सीखता चला गया, यही एक निशानी होती है। और दूसरा, उसने अपने जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है उसे कभी खोने नहीं दिया, उसने कभी खोया नहीं उस चीज़ को। बचपन से लेके बड़े होने तक उस क्यूरियोसिटी को बचा के रख पाया। और आखिरी चीज़, वो किताब जो कि उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किया था, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, इसने भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो यार उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा। देखो यहाँ में ना इतने डेप्थ पे मत जाना, जो उसने अलग अलग प्रोजेक्ट में जीता था, ये नहीं जीता था, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बट उसका जो कंट्रीब्यूशन है साइंस की फील्ड पे वो पूछता है। तो मैं यहाँ पे 1 by 1 तुम्हें एक बार पूरा समराइज कर देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। सो लाइक जब वो क्लास 8 पे था तो एक बीमारी की वजह से जो मोनार्क कैटरपिलर मर रहे थे, उस बीमारी के बारे में उसने पता किया था। उसके बाद क्लास 9th पे उसने जो वाइसरॉय बटरफ्लाई और मोनार्क बटरफ्लाई के बीच में डिफरेंस को पता करने की कोशिश किया था। फिर उसने हाई स्कूल के 2nd ईयर पे एक नया इंसेक्ट हार्मोन का डिस्कवरी किया था, और जिसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। और जैसे ही उसका एडमिशन होता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, तब उसने वो जो हार्मोन था उसका केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता किया, और उसके बाद उस केमिकल स्ट्रक्चर से उसने थ्योरी दिया सेल लाइफ के ऊपर। ठीक है, याद रख लेना ये चीज़ें। तो ठीक है यार, खत्म होता है यहाँ पे ये चैप्टर। जो नोट्स होगा वो मैं तुम्हें PDF फॉर्म में दे दूंगा नीचे, वहाँ देख लेना तुम। एंड देन अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ऐसा एनिमेटेड कंटेंट बना के दे रहा हूँ मैं तुम्हें, वो भी एग्ज़ाम की इतने कम समय में। कोशिश कर रहा हूँ, रात के 4 बज रहा है अभी, जग जग के तुम लोग के लिए काम कर रहा हूँ। तो यार इतना तो तुम कर ही सकते हो मेरे लिए, नहीं? सब्सक्राइब कर दो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ शेयर कर लो एंड लाइक कर दो। ठीक है यार, मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल। क्या हम अपने आप को इनविजिबल कर सकते हैं? मान लो तुम इनविजिबल हो गए तो तुम क्या करोगे? तुम लोगों का तो पता नहीं, बट अगर मैं इनविजिबल हो जाता हूँ तो पहले जगह पता कर लूंगा कि एग्जाम में क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। उसके बाद तो भाई साहब मुझे टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत मजा आएगा। खैर ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं, बट आज मैं तुम्हें एक स्टोरी के बारे में बताऊंगा जहाँ एक साइंटिस्ट ने ये पता कर लिया था कि लोगों को कैसे इनविजिबल करा जा सके। और ये साइंटिस्ट हमारे रोहित मेहरा की तरह बिल्कुल नहीं था। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। इसने तो अपने भाई साहब शक्तियों का भरपूर गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से लोगों के नाक पे तो दम करके रख दिया था इस बंदे ने। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10 इंग्लिश का स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फीट। इसे लिखा था H.G. वेल्स ने। उनका एक नॉवल था इनविजिबल मैन। ये स्टोरी उससे लिया गया है।
बट इससे पहले मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीबी, निकल चुका हूँ एक स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो देर किस बात की यार, करते हैं शुरू। हमारे इस कहानी का शुरुआत तब होता है जब दो लड़कों को उनके सामने से पैरों के निशान बनते हुए दिख रहे थे। उनके सामने से कोई चलते हुए नहीं दिख रहा था बट गीले नंगे पैरों के निशान लगातार बन रहा था। उन्होंने थोड़ी देर इसका पीछा किया और अचानक से ये निशान गायब हो गए। अब सवाल ये उठ रहा था कि ये पैरों के निशान है किसके। तो इसका बहुत ही एक आसान सा जवाब था। एक साइंटिस्ट था जिसने ये पता कर लिया था कि कैसे लोगों को इनविजिबल करा जा सकता है। तो ये पैरों के निशान किसी और का नहीं, उसी साइंटिस्ट का था। इस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन। अब देखो, ग्रिफिन एक महान बट एक अजीब साइंटिस्ट था। महान इसलिए क्योंकि उसने एक ऐसा दवाई का डिस्कवरी कर लिया था जिससे कि लोगों को इनविजिबल करा जा सकता है, और उसने ये दवाई खुद ही खा के अपने आप को इनविजिबल कर लिया था। और अजीब इसलिए क्योंकि अब वो ऐसे ऐसे कांड करता है इनविजिबल होने के बाद जिसे सुन के तुम कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। क्या कहूँ यार, अजीब ही लगेगा तुम्हें। अब देखो, ग्रिफिन एक ऐसा इंसान था जिसे कानून के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। अब जैसे देखो, हम सबको मकान मालिक बिल्कुल पसंद नहीं होता है, उसी की तरह वो अपने मकान मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो जैसे ही वो इनविजिबल होता है, उसने अपने मकान मालिक का घर ही जला दिया। अब देखो, इस चीज के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। हम लाइक भगवान पार्टी लेगा, पिज्जा खाएगा, पिज्जा मैं मंगा रहा, खा ले यार। मुझे भी अपना मकान मालिक बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं भी उसकी जगह होता तो यही करता। बट देखो, यहाँ उसने एक गलती कर दिया था। उसने मकान मालिक के घर के साथ साथ अपना भी तो घर जला लिया था, जिसके वजह से उसके लौरे लग चुके थे क्योंकि भाई ने यूज़ नहीं किए थे अपने दिमाग के घोरे। अब होना क्या था, ना उसके पास कोई घर था, ना उसके पास कोई कपड़ा था, ना उसके पास पैसे थे। वो एक नंगा इनविजिबल इंसान सड़कों पे घूम रहा था। अब मिड विंटर का समय था, चारों ओर गिर रहे थे बर्फ और ठंडी तो भाई सब थी। ऐसा कंडीशन जहां लोग घर में रह के जम जा रहे थे। हमारा भाई ग्रिफिन लंदन के सड़कों पे लिटरली नंगा चले जा रहा था। बट वो इनविजिबल था तो उसे कोई देख नहीं पा रहा था, बट उसे ठंडा तो लग ही रहा था। उसके सामने में एक दुकान दिखता है बड़ा सा, जिसके अंदर वो घुस जाता है और बहुत जल्दी वो दुकान बंद हो जाता है। और उसके बाद तो भाई साहब के मौज ही मौज थे, कोई उसे रोकने वाला नहीं था। बिंदास दुकान के अंदर में जितने खाने पीने का चीज था वो एंजॉय करता है, उसे कपड़े उपड़े पहन के अपने आप को गर्माहट देता है और अपना रात वहाँ बिता लेता है। बट भाई साहब किस्मत में लगे थे उसके लौरे, तो भाई साहब क्या करे, सुबह होता है और दुकान में वर्कर्स आते हैं और उसे देख लेता है, जिसकी वजह से उसे भागना पड़ता है वहाँ से दम दबा के। अब उसे इनविजिबल होना था ताकि उसे लोग ना पकड़ पाए, तो अगेन ना चाहते हुए उसे नंगा होना पड़ता है। और लिटरली इस स्टोरी में ना तुम एक चीज़ देखोगे कि भाई हमारा ग्रिफिन ना नंगे होने में PhD करके रखा हुआ है। मतलब हर बात पे वो इनविजिबल हो जाता है, नंगा हो जाता है। अगर हमारे इंडिया के निब्बा निब्बियों से अगर कंपटीशन किया जाए ना ग्रिफिन भाई का, तो ये चीज़ में तो ग्रिफिन भाई जीत जाएगा, मैं पक्का मान के चल रहा हूँ ये चीज़। अब कब तक ऐसे ठंडे भरे मौसम में ग्रिफिन लंदन के सड़कों पे इनविजिबल होके घूमता फिरेगा? उसने डिसाइड किया कि वो चलेगा ड्रूरी लैन पे। देखो, लंदन का एक शहर जो कि जाना माना जाता है थिएटर वर्ल्ड के लिए। अब लाइक देखो, इंडिया के अंदर में बॉम्बे या मुंबई किस चीज़ के लिए जाना जाता है? बॉलीवुड। अगर तुम्हें एक्ट्रेस बनना है, एक्टर बनना है, हीरो बनना है, तुम कहाँ जाओगे? बॉम्बे जाओगे, मुंबई जाओगे, राइट? अब ड्रूरी लेन भी एक ऐसा जगह था जो कि जाना जाता था थिएटर के लिए। अब यहाँ आ पहुँचता है ग्रिफिन और एक दुकान के अंदर घुसता है और अपने सर पे बैंडेज लगा लेता है, आंखों में एक काला चश्मा, एक नकली नाक और एक टोपी पहन लेता है। और जिस दुकान पे वो आया था उस दुकान के ओनर पे वो अटैक कर देता है और वहाँ से जितने पैसे थे वो लेके वहाँ से भाग जाता है। अब लिटरली मुझे ये बताओ भाई, तू ऐसे चिंदी चोर वाला काम क्यों कर रहा है? मार्केट में तेरा क्या ही इज्जत रह जाएगा? बता, तुझे इनविजिबल होने का पावर मिला है, प्रोडक्टिवली यूज करना इसका। ये क्या कर रहा है तू? मतलब एटलीस्ट बैंक पे टाका डाल, हो सके तो अपने बाप की तिजोरी का पासवर्ड पता कर, जिससे तू अपने बाप का जायदाद अपने नाम कर सकता है। और ये नहीं तो एटलीस्ट अपने बेस्ट फ्रेंड की बंदी को चुपके से जाके चुम्मी तो ले ही सकता है ना भाई? नहीं, बट तुझे तो भाई ये सब नहीं करना है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है।
खैर छोड़ो, गर्लफ्रेंड ने कर तो दिया था ऐसा चिंदी चोर वाला हरकत। अब उसको लगा कि करना क्या आगे, इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ऐसे भाग भाग के कहाँ जाओ, तो उसने सोचा कि शहर से कहीं दूर गांव पे चलता हो, उसके बाद पता करता हूँ कि कैसे वापस विजिबल हुआ जाए। और ट्रेन पकड़ता है और एक ऐसे गाँव की ओर निकल पड़ता है जिसका नाम था आईपिंग। अब ये कैसा अजीब सा नाम है यार, मैंने तो सुना था आई लव यू होता है, आई हेट यू होता है, मतलब जो भी है होता है, बट ये आईपिंग ये कैसा साउंड कर रहा है भाई, अजीब ही साउंड कर रहा है। खैर जो भी हो, इस आईपिंग विलेज के अंदर में एंटर करता है और आके एक रूम रेंट करता है मिस्टर एंड मिसेस हॉल के यहाँ। देख रहे हो नाम भी अजीब है, रेंट ओनर का हॉल, मतलब कस्टमर को आसानी हो कि भाई साहब मेरा होटल बोलो नहीं कभी, तो नाम भी रख दिया अपने ही पे, मिस्टर एंड मिसेस हॉल। अब देखो मिसेस हॉल ये चीज सोच रहा था कि ऐसे सर्दी के समय आईपिंग के अंदर में एक अनजान इंसान कहाँ से आ गया है, और जो दिख भी रहा है बहुत अजीब सा, मुंह में पट्टा वट्टा बांधा हुआ। लाइक कई सारे सवाल उसके दिमाग पे चल रहे थे जिसका जवाब उसे चाहिए था। अब वो यार थोड़ा फ्रेंडली होके गिरफ्रेंड भाई से बात करना चाहते थे, बट हमारा गिरफ्रेंड भाई तो जैसे सख्त लौंडा समिति का प्रेसिडेंट हो, सीधा कह दिया मैं यहाँ आईपिंग में आया हूँ कुछ समय अपने साथ बिताने के लिए, मुझे अपने काम के समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। एक्सीडेंट होने के कारण मेरा चेहरा जला हुआ ब्रेड बन चुका है जिसके ऊपर मैंने बैंडेज वाला पीनट बटर लगाया हुआ है, तो इसे इग्नोर करना। ये रहा रेंट का एडवांस। अभी देखो एडवांस मिल चुका था जिसके वजह से मिसेस हॉल ने ये जो अजीब बिहेवियर था गर्लफ्रेंड का उसे इग्नोर किया, क्योंकि उसे एडवांस जो मिल चुका था, तो जैसा भी अजीब बिहेव कर रहा था उसको इग्नोर करते हुए उन्होंने उसे चाबी दे दिया, वो अंदर चले गए रूम के। बट देखो चोरी का पैसा कितने दिन टिकने वाला था, गर्लफ्रेंड का पैसा खत्म हो चुका था, घर में बैठ के वो कुछ तो करता नहीं था, कमाता नहीं था। उसने मिसेस हॉल के सामने सीधा कह दिया था कि देखो मेरे पास अब तो पैसा नहीं है, बट बहुत ही जल्द एक चेक मेरे नाम पे आने वाला है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो तुम। अब उस दिन से आईपिंग विलेज के अंदर में कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें होता है। लाइक शुरुआत होता है ये चीज़ का एक क्लर्जीमैन के घर से। अब क्लर्जीमैन जिसे नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ, लाइक जो चर्च के अंदर में पुजारी टाइप का होता है ना, उसे कहता है क्लर्जीमैन। जैसे हमारे मंदिर में होता है ना पुजारी, उसी तरीके से चर्च का पुजारी को कह सकते हो क्लर्जीमैन। एक सुबह को क्लर्जीमैन और उसके वाइफ को उनके स्टडी रूम से आवाज़ ही सुनाई देता है। दोनों उस आवाज़ को फॉलो करते हैं। उन्हें ये चीज़ क्लियरली सुनाई दे रहा था कि उनके डेस्क पे रखे हुए जो पैसा है कोई उन्हें निकाल रहा है, बट जैसे ही वो रूम को खोलते अंदर आते दोनों को कोई नहीं दिखता है रूम के अंदर में। हाँ बट वो जो डेस्क था वो खुला हुआ था और घर में रखे हुए जितने पैसे उस डेस्क के अंदर में थे वो सारे गायब थे। अब जस्ट इमेजिन ये चीज़ कौन कर सकता है। इस गांव के अंदर में एक ही तो है चिंदी चोर जो ऐसी चीज़ें करता है, हमारा ग्रिफिन, राइट, एक नंबर का छपरी। गजब टोपीबाज आदमी। अब ऐसा ही एक अजीब चीज़ होता है, ग्रिफिन जिस होटल पे रहता था वहाँ पे उसका जो ओनर होता है और उसकी वाइफ मिस्टर एंड मिसेस हॉल, वो सुबह सुबह उठते हैं और उठ के देखते हैं कि जो ग्रिफिन का दरवाज़ा है ना रूम का वो खुला हुआ है। अब देखो ये चीज़ ना नॉर्मल नहीं था। ग्रिफिन एक ऐसा बंदा था जो जब से आया था होटल के अंदर में उसने अपना दरवाज़ा बंद रखा था, लॉक रखा था, बट पता नहीं आज किस रीज़न से वो दरवाज़ा खुला हुआ था। अभी मिसेस हॉल के दिमाग में ये चल रहा था कि ये बंदा दिन भर घर में रहता है, बाहर निकलता नहीं है, पता नहीं क्या ही करता होगा रूम के अंदर। आज मौका है तो क्यों ना घुस के देखा जाए। और इस बात के साथ साथ दोनों अंदर एंटर करते हैं। वो देखते हैं कि पूरा रूम बिखरा पड़ा हुआ है, सामने कुछ बिस्तर पे बैंडेजेस है और कपड़े बिखरे पड़े हैं। अचानक से उन्हें ऐसा फील होता है कि रूम के अंदर में कोई है, जबकि रूम पूरी तरीके से खाली था और उनके सामने रखा हुआ जो कुर्सी था जो थोड़ी देर पहले तक हिल भी नहीं रहा था, ऐसा फील हो रहा था अचानक से कि वो जिंदा हो चुका है। वो हवा में उठने लगता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है। वो डर के मारे रूम से बाहर निकल जाते हैं और अचानक से रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अभी ये जो चीज़ हुआ था इससे मिस्टर एंड मिसेस हॉल बहुत ज़्यादा डर चुके थे। मिसेस हॉल का हालत तो इतना ख़राब था कि वो रोने ही लगी थी। ये वो कुर्सी थी जिसमें मेरी माँ बैठा करती थी, अब यही कुर्सी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। अब ये जो चीज़ सुबह सुबह मिस्टर एंड मिसेस हॉल के साथ हुआ था, ये बात उन्होंने अपने गांव वालों को, अपने पड़ोसियों को बताया और गांव वालों का कहना ये था कि शायद ये कोई काला जादू विच क्राफ्ट होता होगा, जो कि ये पक्का ये अजीब सा इंसान ग्रिफिन यही कर रहा है। अब इसी बीच उन्हें खबर मिलता है कि क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुआ है और जिसके वजह से उनका जो शक है वो और बढ़ गया कि पक्का ये चोरी मिस्टर ग्रिफिन नहीं किया है, क्योंकि ग्रिफिन ने कुछ दिन पहले ही मिसेस हॉल को
पूरा जो किराया था उनका वो कैश पेमेंट कर दिया था। अब बात ये था कि कुछ दिन पहले तक तो ग्रिफिन के पास 1 रुपया नहीं था रेंट देने का। अचानक से ये पैसा आया कहाँ से? अब इस पैसे के बाद से ये जो शक था वो पूरी तरीके से यकीन में बदल चुका था कि ये चोरी हो या रूम के अंदर में जो गड़बड़ी हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रहा है ग्रिफिन की वजह से ही। मिसेस हॉल ने कॉल लगाया पुलिस को, जिसके वजह से गांव का एक कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स को मिसेस हॉल के घर पे भेजा गया। अब इसी बीच अचानक से ग्रिफिन अपने रूम से निकलता है। वो रूम जो थोड़ी देर पहले बंद था, जिसके अंदर में मिस्टर एंड मिसेस हॉल के ऊपर एक चीयर ने अटैक किया था, उस रूम के अंदर में कोई नहीं था यार। कैसे ग्रिफिन उस रूम के अंदर से बाहर निकला? मिसेस हॉल के दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे, जो कि उन्होंने डरते हुए ही सही बट पूछ ही दिया। तुम मुझे पहले ये बताओ, तुमने ये मेरी कुर्सी के साथ क्या कर दिया? और तुम इस बंद कमरे से कैसे बाहर आए? अभी तो मैंने देखा था ये पूरी तरीके से खाली था। अब ये सारे सवाल सुनने के बाद साइंटिस्ट का दिमाग फिरक चुका था। वो गुस्से में था और उसने कहा, तुम समझे नहीं कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। चलो मैं तुम्हें दिखा ही देता हूं कि मैं हूं कौन। अब ये कह के ग्रिफिन ने अपना जो बैंडेज है उसे निकाल दिया अपने सर से, जिसके बाद ग्रिफिन पूरी तरीके से एक हेडलेस पर्सन बन गया था। और यही समय था जब वो कांस्टेबल मिसेस हॉल के घर में आता है, और वो भी आके देख के सदमे में था कि ये क्या है, एक ऐसा इंसान जिसका सर ही नहीं है, इसे मुझे अरेस्ट करना है। बट देखो, उसे ऑर्डर मिला हुआ था कि चाहे सर हो या ना हो भाई साहब, अरेस्ट तो करना पड़ेगा। अब उपाय नहीं था, सीधा बढ़ गए वो अरेस्ट करने के लिए ग्रिफिन को। बट ग्रिफिन अपना कपड़ा खोल के अपने आप को इनविजिबल करने में लगा हुआ था। इससे पहले कि वो कांस्टेबल ग्रिफिन को पकड़ता, ग्रिफिन ने पूरी तरीके से अपना कपड़ा खोल लिया था और इनविजिबल हो चुका था। अब ग्रिफिन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो कांस्टेबल और वहां में बैठे कुछ लोग ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट इनविजिबल होने के बाद ग्रिफिन तो उनके ऊपर भारी पड़ रहा था। जैसे कभी इधर से मुक्का आ रहा था, कभी उधर से मुक्का आ रहा था, पता नहीं कहाँ से मुक्का आ रहा था, बट लोगों को मुक्का पड़ रहा था भाई। और ये मुक्का कौन दे रहा था? द मैन हु इज इनविजिबल, ग्रिफिन, राइट। और ऐसा ही एक मुक्का आखिर में जाके लगता है उस कांस्टेबल को, जिसके वजह से वो बेहोश हो जाता है। और अब ग्रिफिन को पकड़ने वाला भी नहीं था, तो अब ग्रिफिन पूरी तरीके से आज़ाद परिंदा और इनविजिबल तो था ही, और वो भाग जाता है यार। जिसके साथ साथ ये कहानी भी खत्म हो जाता है। आई नो कहानी थोड़ा अजीब था, बट खत्म। मेरे दिमाग में ना एक सवाल स्टार्टिंग से चल रहा था, मैं बस कह नहीं रहा था तुम लोग को कि कहानी खत्म होने देना चाहता था मैं। यार तुम मुझे बताओ, ग्रिफिन इनविजिबल था कि नहीं था? तो उसे भाई साहब कोई होटल रेंट पे लेने का जरूरत क्या था? पैसे दे के बैठने का जरूरत क्या था भाई? वो तो इनविजिबल है ना, किसी के घर में जाके बैठ लेता, किसी का खा लेता भाई। पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं था ना भाई, मतलब फालतू में पैसा खर्चा कर रहा है। खैर, चैप्टर हो चुके खत्म। ये कहानी है एक ऐसे औरत की जिसने कभी वैल्यू नहीं किया जो चीजें उसके पास थे हमेशा से ही। रदर वो रोती रहती थी उन चीजों के लिए जो कभी उसे मिल ही नहीं सकता था या फिर उसका हो ही नहीं सकता था। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10 इंग्लिश का स्टोरी नेकलेस के बारे में। बट इससे पहले मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका हूँ एक स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट वो चीजें करने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो करते शुरू। कहानी के अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, मेटिल्डा, एक प्यारी और खूबसूरत लड़की, बट जिसका मानना था कि वो पैदा हुई थी एक गरीब क्लर्क के फैमिली में, क्योंकि उसका किस्मत फूटा था। मतलब बात समझ रहे हो, उसके सपने बड़े थे बट किस्मत फूटी थी उसकी। वो चाहती थी कि उसका शादी हो जाए एक अमीर लड़के से, जिससे कि वो एक लग्जरियस लाइफ जी पाए। बट उसका शादी होता है मिस्टर लोइजल से, जो कि एक आम सा क्लर्क था बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस पे। और आखिरी कैरेक्टर, मेटिल्डा का स्कूल टाइम फ्रेंड मी फॉरेस्टियर, जो कि थोड़ा अमीर था मेटिल्डा से, जिसकी वजह से मेटिल्डा उससे जलती थी थोड़ा बहुत, क्योंकि जो चीज़ें उसे चाहिए था वो चीज़ें फॉरेस्टियर के पास थे, जिसके वजह से वो उसके दोस्त से मिलती भी नहीं थी। अब देखो यार, नाम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये ओरिजिनली एक फ्रेंच स्टोरी है। तो यहाँ नाम देखो, मिस्टर का मतलब एम कहा गया है और मिसेस का मतलब मी। खैर याद रख लेना नाम को, बहुत कन्फ्यूजन देता ही है। देखो तुम्हें कौन ही बता रहे ये चीज़, जिसे उसके दोस्त इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनका नाम और बर्थडे याद नहीं रख पाता वो। मतलब क्या कहूँ यार, मैं भूल जाता हूँ अपने दोस्तों का बर्थडे, और नाम का तो अलग ही सीन है भाई। क्या ही कहूँ, किसी लड़की को इम्प्रेस करने जा रहा हो तो बट उसे भाई बोल के आना पड़ता है, क्योंकि मुझे नाम ही याद नहीं रहता उसका।
तो बचने के लिए भाई दोस्त बनाना पड़ता है भाई, समझ रहे हो ना मैं कैसा हालत पे हूँ। खैर स्टोरी में बढ़ते हैं सीधा। अब हमारी मेटिल्डा एक सिंपल बट एक अनहैप्पी औरत थी। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सिंपल थी तो खुश होना चाहिए ना, सिंपल लोग तो खुश रहते हैं, बट देखो वो अनहैप्पी इसलिए रहती थी क्योंकि उसका मानना था कि वो पैदा हुई एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। बट रियलिटी कुछ ऐसा था कि जिस घर में वो रहती थी उसके दीवारें टूटे फूटे थे, कुर्सियाँ भी टूटे फूटे थे। वो चाहती थी कि उसे अच्छे अच्छे बर्तनों में खाना परोसा जाए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दिया जाए, अच्छे अच्छे ज्वेलरीज पहनने को दिया जाए। बट जो वो चाहती थी ना, चीज़ें उससे बहुत अलग था और इसीलिए वो दुखी रहती थी। इतना सिंपल रहने के बावजूद भी सिंपल रहना उसकी मजबूरी थी, वरना वो तो चाहती थी कि वो लग्जरी लाइफ ही जिए। अब एक दिन मेटिल्डा का हस्बैंड मिस्टर लोइजल आता है बहुत ही एक्साइटेड होके घर पे, और एक लेटर होता है जो कि उसके पत्नी के हाथ पे वो थमा देता है। इस लेटर के अंदर में था एक इनविटेशन जो कि एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्टर के द्वारा, जहां उसका हस्बैंड काम करता था। देखो काफ़ी स्पेशल और एक्सक्लूसिव पार्टी था ये। उसे लगा कि उसकी पत्नी इससे बहुत ही खुश होगी क्योंकि ये कुछ चुनिंदा लोगों को इस पार्टी में बुलाया गया था और उन चुनिंदा लोगों में से वो दोनों थे। देखो इसके अंदर तुम्हारे लिए कुछ है। अब मिस्टर लोइजल को लगा कि वो चीज़ देख के उसकी पत्नी खुश होगी, बट उसकी पत्नी ने तो वो कार्ड फेंक दिया यार। इस चीज का मैं क्या करूंगी? मुझे लगा कि तुम इससे खुश होगी। हम आज तक कभी भी इतने बड़े ओकेजन पे नहीं गए। मेरे ऑफिस के कुछ चुनिंदा लोगों को ये इनविटेशन मिला है और उनमें से हमें। अब ये सुनने के बाद उसके पत्नी ने उसके आंखों पे गुस्से भरे नजर से देखा और कहा, इतना बड़ा ओकेजन है बट मेरे पास पहनने के लिए तो कुछ नहीं है। तो तुम वो ड्रेस क्यों नहीं पहन लेते जो पहन के हम थिएटर जाया करते थे एक साथ? मुझे अच्छे लगते हो तुम इस ड्रेस में। अब उसकी पत्नी थोड़ी शांत हो गई थी और एक नरम आवाज में कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी बिना अच्छे कपड़ों के। तुम ये इनविटेशन कार्ड अपने किसी फ्रेंड को दे देना जिसके वाइफ के पास अच्छे कपड़े हैं। अब ये सुनने के बाद मिस्टर लोइजल को थोड़ा बुरा लगा उसके पत्नी के लिए कि उसके पास एक ढंग के कपड़े भी नहीं है पार्टी में पहनने के लिए। उसने पूछा कि एक अच्छा ढंग का कपड़ा अगर पार्टी के लिए हम ले तो उसमें कितना खर्चा जाएगा। अब उसके पत्नी ने थोड़ा सोचते हुए, हिचकिचाते हुए, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है पर 400 फ्रैंक्स के आसपास ही होगा। अब ये सुनने के बाद ना लिटरली उसके हस्बैंड का चेहरा देखने लायक था, नीला पीला पड़ चुका था। तुम यार खुद ही हिसाब लगा लो ना, 400 फ्रैंक्स इंडियन रुपीस में लगभग 35,000 के आसपास है। मतलब भाई साहब 35,000 का कपड़ा चाहिए था उसे उस पार्टी में जाने के लिए। अब अगले समर मिस्टर लोइजल अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पे जाने वाले थे जिसके लिए उन्हें एक गन खरीदना था और उन्होंने उसके लिए पैसे भी बचाए थे 400 फ्रैंक्स। बट अब पत्नी को ऐसे दुखी देखते हुए अपना गन खरीदने का आइडिया को ड्रॉप कर दिया और तैयार हो गया कि वो 400 फ्रैंक देगा जिससे कि वो पार्टी के लिए कपड़ा खरीद पाए। भाई मैं कहना नहीं चाहता बट ऐसा हस्बैंड तो भाई साहब मैं भी डिजर्व करता हूँ अगर मैं लड़की होता तो। मतलब इतना अच्छा भाई साहब, मतलब एटलीस्ट गर्लफ्रेंड तो डिजर्व करता ही हूँ। मतलब काश। अभी एक मिनट आगे बढ़ने से पहले किताब के अंदर में एक वर्ड है बॉल। ये क्या है? देखो फ्रांस के अंदर में जो फॉर्मल पार्टीज होते हैं जहाँ में कपल लोग एकदम चिपक चिपक के डांस कर रहे होते हैं उसे कह सकते हो तुम बॉल पार्टी। हमारे इंडिया की तरह नहीं कि पार्टी के नाम पे बस समोसा कचौरी खिला के भेज दिया जाता है। और डांस के बारे में तो यार मत ही पूछो, हमेशा किसी ना किसी पड़ोसी को भोजपुरी सॉन्ग से प्रॉब्लम रहता है जिसकी वजह से हमें नाचने नहीं दिया जाता है। भाई इस साल नहीं अगले साल धूमधाम से मनाएंगे ऐसा कह दिया जाता है बट वो अगले साल कभी नहीं आता है। मैं बचपन से बुरा हो चुका हूँ बट भाई कहाँ है मेरा भोजपुरी सॉन्ग? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। खैर तुम समझ गए कि बॉल पार्टी क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। मेटिल्डा को उसके हस्बैंड ने वो महंगा ड्रेस 400 फ्रैंक पे दिला दिया था बट फिर भी मेटिल्डा खुश नहीं थी। बॉल पार्टी के बस कुछ दिन ही बाकी थे बट उसके हस्बैंड ने नोटिस किया कि उसकी पत्नी हमेशा ही दुखी दुखी रहती है, डिप्रेस्ड रहती है, पता नहीं क्यों। उसने पूछा उससे कि हुआ क्या है तुम्हें? महंगा ड्रेस तो मैंने दिला दिया है ना। तब उसने थोड़ा झिझकते हुए, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना महंगा ड्रेस तो मांग चुकी थी, अब वो कैसे कहती, बट उसने कहा कि इतना बड़ा ओकेजन है बट मेरे पास पहनने के लिए तो कुछ नहीं है। तब उसके हस्बैंड ने उसे सजेस्ट किया तुम कोई फूल वाला नेचुरल फ्लावर पहन लो यार, खूबसूरत तो दिखते ही हो तुम, मतलब कुछ भी पहन लो। अब इसके जवाब में मेटिल्डा ने कुछ इस तरीके से कहा, मैं नहीं जाऊंगी उस पार्टी में, मेरे पास पहनने के लिए एक अच्छा नेकलेस तक नहीं है। इस हालत में मैं वहाँ जाऊंगी तो मेरी बेइज्जती ही होगी, इससे अच्छा है कि मैं वहाँ ना ही जाऊँ। अब अचानक से मिस्टर लोजल के दिमाग में एक ख्याल आया कि तुम्हारा वो दोस्त है ना जो बहुत ही अमीर है, क्या नाम था उसका? मी फॉरेस्टियर, राइट? क्यों ना तुम उसके पास जाओ और कुछ गहने मांग लो पार्टी के लिए। अब ये सुनने के बाद मेटिल्डा थोड़ा सा खुश हुई, एक्साइटेड हुई। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब अगले दिन मेटिल्डा अपने दोस्त के घर जाती है और जाके पूरा जो सीन है वो बताती है कि कैसे एक मिनिस्टर के पार्टी में उसे इनवाइट किया गया है, बॉल पार्टी।
बट उसने महंगा ड्रेस तो खरीद लिया बट पहनने के लिए उसके पास कोई ज्वेलरी है नहीं। तो अगर तुम्हारे पास कोई है तो मुझे प्लीज दे दो, बोरो कर लेता हूँ मैं तुमसे। अब जैसे कोई भी अच्छा दोस्त का मदद करता है राइट, वहाँ में भी उसके दोस्त फॉरेस्टियर ने मदद किया, उसका प्रॉब्लम को समझा उसका, और अंदर से जाके घर के एक बॉक्स लेके आया ज्वेलरी का और उसके सामने रख दिया कि जो भी तुम्हें पसंद आता है यहाँ से ले लो। अब मेटिल्डा ने उस बॉक्स को खोला, उनमें कई सारे ज्वेलरीज थे बट उनमें से एक जो मेटिल्डा को काफ़ी पसंद आया, उसके आंखों में एकदम मतलब छा गया वो चीज़, एक नेकलेस जिसमें बड़ा सा डायमंड लगा हुआ था। वो डायमंड नेकलेस वो चाहती थी पहनना और पार्टी में लेके जाना। उसने अपने ऊपर उसे ट्राई करके देखा और फिर उसके दोस्त से पूछा क्या मैं ये नेकलेस लेके जा सकता हूँ, और उसके दोस्त ने सरप्राइजिंगली कह दिया जाओ लेके। मतलब भाई साहब ऐसे अमीर दोस्त ना सबको मिलना चाहिए भाई, मैं बता रहा हूँ सबको मिलना चाहिए। अब दिन आता है वो बॉल पार्टी का मिनिस्टर के यहाँ। मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल जाते हैं और वो पार्टी दोनों के लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहता है, स्पेशली हमारे मिसेस लॉयजल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा। उस पार्टी में वो सबसे ज़्यादा प्रेटी दिख रही थी, सबसे ज़्यादा गॉर्जियस दिख रही थी और सबसे ज़्यादा एलिगेंट दिख रही थी। अब इन तीनों का मतलब मुझे नहीं पता, मैंने बस चेप दिया भाई। मजाक कर रहा हूँ यार, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव कह सकते हो, लग रही थी पार्टी के अंदर में वही। बस उस पार्टी में आए हुए जितने भी लौंडे लपेटे थे सब ने उन्हें नोटिस किया, उनके साथ अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहा। मिसेस लॉयजल के लिए ये पार्टी काफ़ी एक्साइटेड था, काफ़ी खास था, क्योंकि पहली बार इतने सारे लोगों ने उसका इतना तारीफ़ किया था। नहीं मतलब देखो ये चीज़ तो वो डिजर्व भी करते थे। 2 मिनट का तारीफ सुनने के बाद जो आगे उनका लगने वाला था ना ज़िंदगी का भाई साहब क्या होता है यार। नहीं अब कर लो, एक्साइटेड हो जाओ, खुश हो जाओ, जो होना है हो जाओ भाई, क्योंकि आगे जाके तो आपके फटने वाले हैं ना मैम। कर लो। उस पार्टी में आए हुए कई और औरतें और मिसेस लॉयजल ने 4 बजे तक डांस किया और उसके बाद वो घर के लिए निकल पड़े। अब देखो 4 बजे का समय था और स्पेशली फ्रांस के अंदर में कितना ठंडा होगा तुम समझ ही सकते हो। तो उसके हस्बैंड ने उसके गले पे एक सस्ता सा कपड़ा लपेट दिया ताकि उसे ठंडा ना लगे। अब इससे मिसेस लॉयजल को थोड़ा सा परेशानी था, क्योंकि देखो उसके सामने में जो आई हुई औरतें थे ना, उन्होंने महंगा फेदर का कपड़ा अपने गले पे लटकाया हुआ था और वहीं पे वो एक सस्ता सा कपड़ा लटकाए, मतलब ये तो बेइज्जती था उनके लिए। तो वो उस जगह से जल्दी निकल जाना चाहते थे ताकि वो औरतें उसे नोटिस ना करे। उसके पति ने कहा कि रुक जाओ यार, मैं कैब बुलाता हूँ, बट उसने सुना नहीं और सीधा आगे बढ़ते गए और एक स्ट्रीट पे दोनों जाके खड़े हो गए। अब रुक रहे थे किसी कैब या कैरेज कुछ भी आ जाए, बट वहाँ कुछ भी नहीं था। सुबह के 4 बजे थोड़ा रुके वहाँ पे वो दोनों, एंड देन फाइनली थोड़ी देर के बाद एक कैरेज आता है, कैरेज यानी कि घोड़ा गाड़ी कह सकते हो तुम। वहाँ पे वो उठते हैं और वो कैरेज उन्हें उनके डोर स्टेप घर पे छोड़ के आता है और वो चले जाते हैं अपने घर के अंदर। एंड देन देखो अब प्रॉब्लम का शुरुआत होता है यही से। देखो मुझे ना ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। पहली बार जो स्टेट मैंने ट्रैवल किया था वो था मेघालय। मैं गया वहाँ पे और जाके अपने दोस्तों के साथ खुद ही गुम हो गया था। फिर उनके साथ मिला मैं वापस, बट उसके बाद मेरा पर्स गुम हो गया था। वहाँ से मैं फिर गुवाहाटी आया, फिर मेरा घर ही गुम हो गया था। टॉयलेट के अंदर मैं टट्टी कर रहा था और घर ही को वही छोड़ के निकल गया, समझ रहे हो ना। और उस दिन से जो सिलसिला शुरू हुआ ना भाई, अब मैं जहाँ जाता हूँ कुछ ना कुछ घूम करके आता हूँ। लाइक इट्स माई फंडामेंटल राइट कि मैं कुछ ना कुछ घूम करके आओ जब भी मैं ट्रैवल करने जाऊँ। इस स्टोरी के अंदर भी कुछ होता है ऐसा। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ घर में आते हैं और आखिरी बार अपने कपड़े को हटा के वो अपने खूबसूरती को जब निहार रही होती है ना, तो वो देखती है और चिल्ला उठती है नहीं, क्योंकि अब उसका नेकलेस जो गले में था वो नहीं था। अब उसका पति ये चिल्लाया हुआ आवाज सुन के दौड़ के आता है और पूछता है क्या हुआ है। मैंने नेकलेस गुम कर दिया। ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। चारों ओर ढूंढते वो लोग, बट गले में हार नहीं था और वो ढूंढना शुरू करते हैं अपने आसपास घर के कोने कोने पे, बट उन्हें कहीं भी वो नेकलेस नहीं मिल रहा था। दोनों घबराए हुए थे। फिर मिस्टर लोजल ने पूछा तुम्हें कुछ याद है कि जब हम मिनिस्टर के घर से बाहर निकले थे तो वो गले पे तुम्हारा नेकलेस था। हाँ, शायद जब हम बाहर निकले थे तब भी वो मेरे गले में था। अगर ये नेकलेस रास्ते पे गिरा होता तो हमें पक्का आवाज सुनाई देता उस चीज का। पक्का ये नेकलेस उस कैरेज के अंदर गिरा है। हाँ, हो सकता है। तुमने उसका नंबर ध्यान से देखा था? नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया था। क्या तुमने नोटिस किया था? नहीं। अब मिस्टर लॉयजल दोबारा तैयार होते और कपड़ा वपड़ा पहन के निकल पड़ते ढूंढने के लिए वो नेकलेस को कि वो कहाँ गिरा था वो नेकलेस। वो जहाँ से वापस आए थे वो जगह पे वो जाके ढूंढते हैं, बट उन्हें कहीं भी नहीं मिलता वो नेकलेस। फिर वो जाते हैं पुलिस स्टेशन में, कंप्लेंट लिखाते हैं उनके नेकलेस का, और आखिर में वो जाके न्यूज़पेपर पे जाके एक एडवर्टाइजमेंट टाइप का कुछ चिपकाते हैं कि अगर किसी को मिले तो उसे एक रिवॉर्ड दिया जाएगा इसके बदले में। बट इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता है।
वो पूरा दिन ढूंढते और आखिर में शाम होते होते वो घर आते निराशा के साथ, एक शकल में क्या कहूँ यार, दुखी था, क्योंकि अब इतना महंगा नेकलेस गुम चुका था उनके हाथों से। अब कोई ऑप्शन नहीं था कि करे तो करे क्या। उसके पत्नी को उसने कहा तुम अपने दोस्त को एक लेटर लिखो और कहना कि जो नेकलेस है उसका जो हुक है वो टूट गया है और मैं रिपेयर करके कुछ दिनों में ही नेकलेस तुम्हें वापस कर दूंगा। और उसकी पत्नी जैसा उसके पति ने कहा था बिल्कुल ऐसा ही किया, एक लेटर लिख के उसके दोस्त को भेज दिया। 1 हफ्ते बीत चुके थे बट वो नेकलेस का कोई आता पता नहीं था। उन्होंने गिव अप कर दिया था, अब कोई उम्मीद था नहीं कि वो नेकलेस दोबारा मिल सकता है। वो गए एक शॉप पे जहाँ उन्हें दिखा कि बिल्कुल उसी तरीके का एक नेकलेस था। उन्होंने पूछा कि कितना दाम है इसका, तो उसका दाम था लगभग 40,000 फ्रैंक। लिटरली बहुत ज़्यादा था यार, बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत डिस्काउंट लगाने के बाद 36,000 फ्रैंक में उन्हें वो नेकलेस मिल जाता। बट वो अमाउंट तो बहुत बड़ा था यार, 36,000 यार। इंडियन रुपीज़ में तुम अगर कन्वर्ट करो ना तो लगभग 30 लाख के आसपास होता है ये अमाउंट। बाय गॉड, एक मिडिल क्लास क्लर्क के लिए 30 लाख के आसपास, यानी कि 36 फ्रैंक मामूली चीज़ नहीं था। देखो इस समय हमारे भाई के पास थे सिर्फ 16,000 फ्रैंक्स, वो भी उसके बाप के दिया हुआ पैसा था, और बाकी जो पैसा है उसने उसे उधारी से जैसे तैसे कैसे कैसे बट बस मैनेज किया भाई। अब मैनेज करने के बाद वो गए उस शॉप पे और जो भी पूरा अमाउंट था 36,000 फ्रैंक वो डिपॉजिट किया और वो नेकलेस को खरीद लिया और उसके पत्नी को दे दिया कि जाओ अपने दोस्त को दे के आओ और ये प्रॉब्लम को ख़त्म करो यहाँ पे। बट यहाँ प्रॉब्लम ख़त्म थोड़ी होने वाला था, अब तो प्रॉब्लम का शुरुआत होता है। देखो उसकी पत्नी जाती है और जाके वो नेकलेस उसके दोस्त को दे देती है और उसके दोस्त खोल के देखती तक नहीं है वो बॉक्स को, डायरेक्ट ले लेती है और वापस वो घर आ जाते हैं। और अब शुरू होता है वो समय जब उनका दिन मतलब बहुत ही बुरा जाने वाला था, लाइक बहुत ही बुरा। इसके बाद अब दोनों का पता चलेगा कि ज़रूरत क्या चीज़ होता है। देखो हम भी कंफ्यूज रहते हैं कभी कभी, वांट्स और नीड्स में क्या फ़र्क होता है। जो कुछ चीज़ें होता है जो हमें चाहिए उसके बिना हम नहीं जी पाते, दैट्स कॉल्ड नीड, राइट। और वांट्स क्या है, जो चीज़ हमें चाहिए नहीं बट वो हमारी चाहत है, ये भी मिल जाता तो ठीक है, आईफोन मिल जाता तो ठीक है, एक बड़ा सा गाड़ी होता तो ठीक था, बट वो होता है वांट्स। और नीड्स होता है जो चाहिए, बिना खाना बिना पानी बिना घर के कैसे रहोगे। अब देखो यहाँ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है। मैटिल्डा का बात करूँ तो वो औरत जो पहले बड़े बड़े ख्वाबें देखा करती थी, लग्जरियस लाइफ जीने का सपने देखा करती थी, आज उसके साथ क्या हो गया, उसने अपने घर के नौकर को निकाल दिया, मेट को, और अब वो घर के जितने भी काम है सब करती थी, चाहे घर का बर्तन मांजना हो या फिर कपड़े धोना हो। मतलब लिटरली ज़िंदगी बदतर हो चुका था। पैसे बचाने के लिए जिस घर में वो रहते थे वो चेंज करके उन्हें एक दूसरा घर लेना पड़ा, बहुत ही छोटा, एक एटिक के ऊपर। एटिक समझते हो ना यार, लाइक एक घर होता है उसके ऊपर में छोटा सा जगह होता है। इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है बट बाहर कंट्रीज में होता है। और पैसे बचाने के लिए मार्केटिंग करती थी और एक एक पाई बचाने का कोशिश करती थी। अब देखो मैंने जो तुम्हें बताया ना कि वो एक एक पाई बचाने का कोशिश करती थी, समझो ऐसे कि इंडिया में ना पहले पैसा सिस्टम होता था, 1 पैसा 2 पैसा ऐसे करके 100 पैसा होके 1 रुपया होता था, ठीक है। अब वो सिस्टम तो चला गया इंडिया से, अब पैसा नहीं मिलता है। पहले समय में होता था 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा, बट अभी नहीं होता है। इसी तरीके से फ्रांस के अंदर में होता था सू, अभी वो सिस्टम नहीं है, जैसे इंडिया में पैसा सिस्टम नहीं है। बट अब ठीक है, समझ रहे हो तो मेरी बात। देखो ये सू नाम से ना पक्का मुझे लग रहा है कि किसी को सूसू आया होगा और वो सूसू करते करते सोच रहा होगा कि क्या करूँ यार, इस देश का करेंसी कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने सू ही रख दिया जाओ। मतलब हाँ, ये लॉजिक भी मतलब अच्छा ही है। फिर ये भी तो है कि इंडिया का जो पैसा है उसे किसने सोचा होगा और क्या ही सोच के पैसा रखा होगा। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है क्रिएटिव चीज़ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब हस्बैंड का बात करते हैं, उनका हालत तो और भी ख़राब था। दिन भर पहले काम करते थे क्लर्क वाला, फिर शाम को जाके एक मर्चेंट के यहाँ पे अकाउंटिंग का काम करते थे, यानी कि तुम कह लो हिसाब किताब जो भी मर्चेंट का होता था वो संभालते थे। और फिर घर में जाने के बाद रात को घर में पेजेस को कॉपी करते थे, जिसके लिए वो चार्ज करते थे 5 सूस। अब वही पैसा तुम जो भी कहना है कह सकते हो। अब देख रहे हो ना भाई की ज़िंदगी में कितना तकलीफें थे। ऐसा करके उन्होंने 10 साल बिताया, पाई जोड़ा और जो उधारी का अमाउंट था वो चुका दिया। और 10 साल बाद वो फाइनली जो उधार उन्होंने लिया था उस नेकलेस के लिए वो तो चुका दिया था, बट इससे उनका लाइफ बदल चुका था, वो बदल चुके थे। हंसता खेलता परिवार जो एंजॉय कर रहे थे, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, राइट। अब कुत्ते वाला ज़िंदगी हो गया था। वो औरत जो एक समय खूबसूरत दिखा करती थी अब वो बहुत ही बदल चुकी थी।
वो एक अब स्ट्रांग वुमेन बन चुकी थी जिसके अंदर में इमोशन बहुत कम था, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया क्योंकि उसे समझ आया कि लाइफ क्या चीज़ होता है। तुम कह सकते हो सम सॉर्ट ऑफ सबक मिलता है उसे, जो गलतियाँ उन्होंने फ्यूचर में किया था बट अब पूरी तरीके से बदल चुकी थी यार। लुक बदल चुका था, एटीट्यूड बदल चुका था, सब बदल चुका था। ऐसे ही वो घर में बैठे बैठे एक दिन उस बॉल पार्टी के बारे में सोच रही थी जब वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी और सभी लोग जो पार्टी में आए थे उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। और फिर क्या ही हो गया मतलब लाइफ के साथ। काश वो नेकलेस मतलब उससे गुम ना हुआ होता तो शायद लाइफ अलग होता। बट देख रहे हो यार, छोटे छोटे चीज़ तुम्हारा ज़िंदगी बदल सकता है। तो यार टेक द नोट्स। हाँ, बकचोदी करो बट इतने नहीं कि ज़िंदगी बदल दे वो। अब कई दिन ऐसा बीतते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब मैटिल्डा अपने उस दोस्त से मिलती है रास्ते पे जिसने उसे नेकलेस दिया था और जिसकी वजह से उसका लाइफ बिल्कुल ही बदल गया था। वो उसके पास जाती है और अपना पहचान कराती है बट उसका दोस्त जैसे उसे पहचान ही नहीं रही थी क्योंकि वो बहुत बदल चुकी थी यार। मतलब पहले वो कैसी दिखा करती थी, अब मतलब कैसी दिख रही है, समझ रहे हो ना बात तुम। बट उसने एक्सप्लेन किया जो भी सीन उसके साथ हुआ था कि कैसे उसने उससे नेकलेस उधारी पे लिया था, फिर उसे गुम कर दिया था, फिर उसे एक नया नेकलेस एग्जैक्ट सेम उसे खरीद के दिया जिसके वजह से उसे उधारी लेना पड़ा और आज उसे उधारी को चुकाते चुकाते उसका हालत कुछ ऐसा हो गया है कि वो सड़क पे आने के बराबर हो चुका है। अब इससे उसके दोस्त को थोड़ा बुरा लगता है और बताता है कि इस पूरा सीन क्या आया नहीं है कि ये जो नेकलेस तुमने मुझे दिया है जिसके लिए तुमने इतना उधारी लिया है, अपना ज़िंदगी को मतलब पूरी तरीके से बदल दिया है, इसका वैल्यू ना 500 फ्रैंक्स भी नहीं है। अब इससे तो तुम भी सदमे में आ गए होगे कि क्या यार, ये तो एक नकली नेकलेस था जिसकी वजह से इतना ज़्यादा सीन क्रिएट हो गया। बट देखो यार, नकली हो असली हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता था उसका एटीट्यूड। क्या ज़रूरत था, जो उसके पास चीज़ था ही नहीं उसको दूसरे से मांगने का। हाँ, अब जैसा एटीट्यूड था वैसे सबक मिला उसे। खैर कहानी तो हो चुकी है ख़त्म यहाँ पे। बट